क्लास में ये भी देख लिया था कि मुद्रास्फीति की गणना के 3 अलग अलग इंडेक्स यूज हो सकते हैं, जिसमें हमने कल पीपीआई की बात कर ली थी, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, इसकी हमने कल बात कर ली थी। अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मुद्रास्फीति की गणना 3 अलग अलग सेक्टर्स में की जा सकती है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला जहां पर उत्पादन हो रहा है, जहां उत्पादन हो रहा है, यानी कि उत्पादन के स्तर पर, उत्पादन के स्तर पर। दूसरी कहां हो सकती है इसकी गणना? थोक बाजार के स्तर पर, थोक बाजार के स्तर पर। और तीसरी इसकी गणना कहां हो सकती है? खुदरा बाजार के स्तर पर। ठीक, कल की क्लास याद आ रही है? यहाँ पर क्या बताया था कि 3 अलग अलग स्तरों पर जो है वो मुद्रास्फीति की गणना हो सकती है। हमने देख लिया था उत्पादन के स्तर पर गणना करने के लिए प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स का प्रयोग हो सकता है। यद्यपि मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग अभी तक नहीं होता। भारत में मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए 2 ही आधार हैं, एक है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। ठीक है, हमने देखा था क्या कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की यदि गणना हो तो इससे हमें क्या पता चल जाए? हमें पता चल जाए कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या है। क्यों? क्योंकि उत्पादन के स्तर पर यदि महंगाई बढ़ रही है, उत्पादक के स्तर पर यदि महंगाई बढ़ रही है, तो इसका सिंपल सा क्या मतलब होता है कि या तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है या फिर लेबर कॉस्ट बढ़ गया है। तो यदि हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यदि हम लागत जनित मुद्रास्फीति की गणना करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की पर मुद्रास्फीति की गणना सर्वोपयुक्त होता है। यद्यपि भारत में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पर मुद्रास्फीति की गणना नहीं होती है। हमारे यहाँ गणना होती है WPI और CPI के स्तर पर। जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको पिछली क्लास में WPI के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया था। जब हम WPI के बारे में पढ़ रहे थे, वह रिकैपिचुलेट करते हैं, तो हमने क्या देखा था कि WPI के स्तर पर गणना करने के लिए हम एक इमेजिनरी बास्केट क्रिएट करते हैं। हम एक इमेजिनरी बास्केट, टोकरी क्रिएट करते हैं। इस टोकरी में 697 गुड्स को डाला गया है। गुड्स यानी कि वस्तुएं, केवल वस्तुएं, इनको डाला गया है। और इसी 697 वस्तुओं के प्राइस में होने वाले चेंज के बेसिस पर गणना होती है कि भारत में WPI के लेवल पर महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। यदि इस बास्केट को खरीदने में पिछले साल जो है वो 100 रुपए लगे थे और इस साल इसी बास्केट को खरीदने में यदि 110 रुपए लग रहे हैं, तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि महंगाई जो है वो 10% की दर से बढ़ गई है। यहां तक बात समझ में आ रहा था? तो ऐसे WPI की गणना होती है। आप लोगों को बताया था कि ये जो बास्केट है 697 गुड्स का, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट को हम कहते हैं प्राइमरी गुड्स, प्राथमिक उत्पाद, प्राइमरी गुड्स यानी कि प्राथमिक उत्पाद। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यानी कि क्या? विनिर्मित उत्पाद, विनिर्मित उत्पाद। और तीसरा था फ्यूल पावर ल्यूब्रिकेंट, यानी कि क्या? ईंधन ऊर्जा, ईंधन और ऊर्जा। ये तीन तरह के गुड्स जो हैं ये इस 697 के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं की गणना की जाती है और इन्हीं की गणना के आधार पर ये बताया जाता है क्या कि भारत में महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है। उन सब की गणना का आधार यही होता है।
ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर एक दूसरी बात जो ध्यान रखने योग्य है, वो क्या है कि WPI की गणना में केवल गुड्स को सम्मिलित किया जाता है, इसमें सर्विसेज को शामिल बिल्कुल नहीं किया जाता है। ठीक है, इन तीनों में से प्राइमरी गुड्स जो होते हैं वो होते हैं 117, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं ये होते हैं 564, और फ्यूल प्राइस लुब्रिकेंट्स होते हैं ये होते हैं 16। आप इन तीनों को जोड़ के देखिए, आपको 697 ही मिलेगा। यहां तक बात समझ में आ रही? इन्हीं तीनों के प्राइस में फ्लक्चुएशन को सम्मिलित रूप से फ्लक्चुएशन के बेसिस पर हम किसकी गणना करते हैं? हम करते थे WPI की गणना। आगे हमने क्या देखा था इसी कंटेक्स्ट में कि WPI की गणना के लिए बेस ईयर जो है, बेस ईयर याद आ रहा है? जीडीपी जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बेस ईयर का कांसेप्ट बताया था। WPI की गणना के लिए बेस ईयर क्या है? बेस ईयर है 2011-12। ठीक, जीडीपी का भी बेस ईयर यही है। बात समझ में आ रहा है? जीडीपी का भी बेस ईयर यही है। ठीक, तो बेस ईयर ये है, यानी कि 2011-12 में इन वस्तुओं एवं उत्पादों को खरीदने में, मतलब इस टोकरी को खरीदने में, इसमें 697 प्रोडक्ट्स हैं ना, इस टोकरी को खरीदने में जो जितना खर्च हुआ होगा उसको बेस मान लिया जाता है। ठीक है, और इस बेस के बेसिस पर फिर हर साल कैलकुलेट होता है कि 2013 में कितना खर्च हुआ, 2014 में कितना खर्च हुआ, 2015 में कितना खर्च हुआ। इसकी गणना इसी के आधार पर होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही? अब जरा एक चीज और देखिएगा, मैंने कल क्या बताया था आपको? मैंने क्या बताया था कि इसमें ये जो गुड्स जो है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं, ये समय के साथ बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ क्या हो सकता है कि कुछ चीजों की जरूरतें जो है वो अब ज्यादा नहीं रह जाए। जैसे कि पहले हम लोग सीडी प्लेयर, हमारे घर में जो है वो एक महत्वपूर्ण मतलब प्रोडक्ट हुआ करता था। सीडी प्लेयर लगाते थे, वो जो चलाते थे फिल्म जो जिस पर देखते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण अब सीडी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा है। अब उसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, अब तो हम पेन ड्राइव लगा लेते हैं। अब पेन ड्राइव से भी हम आगे बढ़ गए हैं, हम तो क्या करते हैं, हम सीधे वाईफाई से कनेक्ट करके ऑनलाइन नेटफ्लिक्स पर मूवी देख लेते हैं। तो यानी कि अब उस सीडी बॉक्स की अब आवश्यकता इतनी नहीं रह गई है। अब चूंकि उसकी आवश्यकता नहीं रह गई है तो क्या होता है ना, समय समय पर इस बास्केट को अपडेट किया जाता है। समय समय पर इस बास्केट को अपडेट किया जाता है, और इस अपडेशन के दौरान क्या होता है कि कुछ चीजें जो अब काम की रह गई हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, और कुछ दूसरी चीजें जो मार्केट में ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं या लोगों द्वारा ज्यादा प्रयोग की जा रही हैं उनको इस बास्केट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक ना? इसी क्रम में बढ़ते हुए आप क्या है, भारत में 697 है। इससे पहले जो अलग हुआ थे 667 के आसपास हुआ करते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इससे पिछली बार 667 हो रहे थे, लेकिन फिर उसमें अपडेशन हुआ है और अब कितना है, अब है 697। यहां तक है, ये हम लोगों ने कल देख लिया था। अब क्या है, बेस ईयर मतलब इस कमोडिटी बास्केट में बदलाव 5 साल के बाद होता है, आफ्टर 5 इयर्स, और 10 साल से पहले होता है, आफ्टर 10 इयर्स। ठीक है, हर 5 साल के बाद जो है वो इस बास्केट में संशोधन होता है, मतलब 5 साल के बाद मतलब एग्जैक्ट साल नहीं, और लेकिन ये संशोधन जो है ना वो 10 साल से पहले हो जाना चाहिए। 5 साल के बाद होगा लेकिन 10 साल से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम इसमें अपडेशन कब हुआ था, ये जब 697 हुआ था पढ़ के, वो ईयर था 2017, यानी कि 2017 में लास्ट टाइम इसमें संशोधन हुआ है। अब देखते हैं हम लोग 2023 में आ गए हैं, अब कब इसमें फिर से संशोधन होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, दूसरी बात, WPI के आंकड़े कौन जारी करता है? WPI के आंकड़े जारी करने की जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, वाणिज्य मंत्रालय, यही पीटी में सीधे पूछ सकता है WPI के आंकड़े कौन जारी करता है, तो वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है। इस वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिपार्टमेंट है जिसका क्या नाम है, DPIIT। इसका क्या फुल फॉर्म है, डिपार्टमेंट ऑफ
इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, यह एक इसके अंदर डिपार्टमेंट है, इसी मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है WPI के आंकड़े जारी करना। ठीक ना, भारत में WPI के आंकड़े हर महीने जारी होते हैं, पर मंथ के हिसाब से जारी होते हैं। ठीक, पर मंथ के हिसाब से जारी होते हैं। कैसे जारी होते हैं? जैसे जनवरी 2023 के आंकड़े जारी हुए, फिर क्या होंगे, फरवरी 2023 के WPI के आंकड़े जारी होंगे। ठीक है, अब जैसे कि मार्च बीत गया है तो मार्च 2023 के आंकड़े जारी होंगे। ठीक है, इन आंकड़ों में ये कंपेयर किया जाता है कि पिछले साल जनवरी 2022 में महंगाई कितनी थी, फरवरी 2022 में महंगाई कितनी थी। यानी कि जनवरी 2022 में अगर ये कहा जा रहा है कि महंगाई 8% से बढ़ गई है, तो ये 8% दिसंबर 2022 से नहीं बढ़ी है, ये बढ़ी है जनवरी 2022 से। यानी कि भारत में WPI महंगाई के जो आंकड़े होते हैं ना, वो पिछले वर्ष के इसी महीने से कंपेयर करके बताए जाते हैं। ठीक ना, पिछले वर्ष के सेम महीने से, जैसे कि जनवरी का आंकड़ा पिछले साल के जनवरी से होगा कंपेयर, मार्च का आंकड़ा पिछले साल के मार्च से कंपेयर होगा। ठीक ना, ये नहीं है कि इस साल के मार्च का आंकड़ा जो है वो फरवरी से कंपेयर होगा, फरवरी से नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारी वस्तुओं का, बहुत सारे गुड्स का उत्पादन मौसमी गतिविधियों पर आधारित होता है, मौसमी कारक। ठीक ना, सीजनल फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बताया ना। जैसे कि आप खुद सोच के देखिए ना, रबी की फसल, अभी रबी की फसल की कटाई हो रही है ना, गेहूं की कटाई हो रही है। ठीक, एक बात बताइए, रबी की फसल की जब कटाई होगी तो अचानक से मार्केट में रबी क्रॉप्स या फिर व्हीट वगैरह की जो है वो क्या होंगे, कीमतें कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगा। तो यदि अगर हमें कंपेयर करना है अप्रैल के आंकड़ों को, अप्रैल में महंगाई कितनी थी, अप्रैल में फूड इन्फ्लेशन कितना था, तो सिंपल सी बात है, हमें इसको किससे कंपेयर करना होगा, पिछले साल के अप्रैल से। क्यों? क्योंकि पिछले साल भी अप्रैल, मार्च अप्रैल में जो है वो गेहूं की कटाई हुई होगी। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा क्या, कि WPI के आंकड़ों में जो हम महंगाई के आंकड़े बताते हैं ना, वो पिछले साल के इसी महीने से कंपेयर किए जाते हैं। ठीक, जारी कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत DPIIT वो जारी करती है, और हर मतलब पिछले महीने, पिछले साल के उसी महीने से उसको कंपेयर करके प्रेजेंट किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब हम WPI की गणना करते हैं ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स की, जब होलसेल लेवल पर, थोक बाजार के स्तर पर जब हम WPI की गणना करते हैं तो क्या होता है, कि हम इसमें इनडायरेक्ट टैक्स के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं जोड़ा जाता है। ठीक, ये बस एक फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि WPI की गणना में, WPI होलसेल प्राइस के लेवल पर जब हम इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की गणना करते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है। उद्देश्य क्या है, क्यों समाप्त कर दिया जाता है? कोशिश ये होती है कि यदि हम इनडायरेक्ट टैक्स के प्रभाव को समाप्त कर देंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ने के कारण या डिमांड सप्लाई में चेंज के कारण जो परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है महंगाई में या फिर इन्फ्लेशन में, हमें उसका पता चलेगा। हम चाहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीतियों का प्रभाव समाप्त कर दें। आगे पढ़ाऊंगा मैं, पूरा ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, राजकोषीय नीतियां क्या होती हैं, उस टाइम बताऊंगा कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाना, बढ़ाना, घटाना, यानी कि सरकार की नीतियों के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स को WPI में नहीं जोड़ा जाता है। ये भी बात समझ में आई? ठीक है ना। इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा WPI में और क्या था, क्या कि इन आधारों पर जो WPI की गणना हो रही है, तो WPI में कुछ चुनौतियां थी, कुछ चैलेंजेस थे, इश्यूज थे WPI की गणना में। ये क्या इश्यूज थे? सबसे पहला इशू तो ये था, सबसे पहला तो इशू ये था कि WPI जो है वो थोक बाजार के स्तर पर, वो थोक बाजार के स्तर पर मुद्रास्फीति की गणना करता है। ठीक, थोक बाजार के स्तर पर मुद्रास्फीति की गणना करता है। लेकिन एक बात बताइए, महंगाई का प्रभाव हम किस पर देखना चाह रहे हैं? हम तो आम उपभोक्ता पर देखना चाह रहे हैं। लेकिन आम उपभोक्ता है वो तो थोक बाजार के मूल्य पर सामान खरीदता नहीं है। तो WPI की गणना में पहली समस्या ये थी कि ये गणना करता है थोक बाजार के मूल्य पर, लेकिन आम उपभोक्ता वो तो रिटेल प्राइस पर खरीदता है ना, वो तो उपभोक्ता मूल्य के
कितने उपभोक्ता होते हैं जो डायरेक्टली थोक बाजार वाले रेट पर जो है वो खरीद के लिए आते हैं। तो पहली समस्या ये थी क्या कि ये थोक बाजार के स्तर पर गणना करता है, जबकि उपभोग रिटेल मूल्य पर होता है। पहली समस्या समझ में आई। दूसरी समस्या इसमें क्या थी? दूसरी समस्या इसमें बड़ी ये थी कि WPI केवल टर्म यहाँ इंपॉर्टेंट है, केवल गुड्स यानी कि वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव को कंसीडर करता है। आपको बताया ना जो 697 प्रोडक्ट्स हैं WPI में वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे गुड्स ही हैं। तो WPI जो है वो गणना करने में केवल वस्तुओं को सम्मिलित करता है, जबकि आपको पता होगा ये बात क्या कि मतलब हम लोग जो उपभोग करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम केवल वस्तुओं का ही उपभोग करते हैं। हमारे उपभोग में बहुत सारी सेवाएं भी होती है। हम एजुकेशन पर भी खर्च करते हैं, हम हेल्थ फैसिलिटीज पर भी खर्च करते हैं, हम परिवहन में भी खर्च करते हैं। उन सबसे ज्यादा आजकल तो मोबाइल रिचार्ज सबसे ठीक ना, देखते नहीं है 3 दिन पहले से ही जियो तड़पने लग जाता है क्या कि शायद कस्टमर जो है वो हमारा भाग नहीं जाए। 3 दिन पहले से ही रिचार्ज खत्म होने के 3 दिन पहले से ही आपको आने लग जाता है, जैसे ही फोन कीजिएगा क्या कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, जल्दी से जल्दी रिचार्ज कर दीजिए। तो एकदम ऐसा हाई पावर मचा देता है कि जैसे कि उसका कस्टमर जो है 3 दिन बाद मरने वाला, तो अब ये पैसा ले लो उससे। तो आजकल तो ये भी एक हमारा खर्च है ना, महत्वपूर्ण खर्च है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये तो सेवा का पार्ट है ना, ये तो एक तरह से सर्विस है। क्लियर? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि WPI केवल वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव की गणना करता है, जबकि हमारे उपभोग में वस्तुओं के साथ साथ हम सेवाओं का भी उपभोग करते हैं। तो इस वाले इंडेक्स में तो सेवाएं हैं ही नहीं, तो सेवाएं नहीं है, तो इसीलिए ये कैसे मुद्रास्फीति का एक बेहतर आंकड़ा प्रस्तुत कर पाएगा। तो दूसरी आलोचना यही थी कि केवल वस्तु की कीमत में उतार चढ़ाव की गणना करता है, केवल वस्तु की कीमत में उतार चढ़ाव की गणना करता है। ठीक है। तीसरी समस्या इसमें क्या थी? तीसरी समस्या समझिएगा, मैंने आपको बताया ना 697 इसमें कमोडिटीज थे, 697 गुड्स थे, 697 वस्तुएं थे जिनके मूल्यों में उतार चढ़ाव की गणना इसमें की जाती थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें प्राथमिक उत्पाद भी थे, इसमें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी थे और इसमें फ्यूल, पावर और लुब्रिकेंट भी था। मैंने आपको बताया ना कि प्राइमरी गुड्स कौन से, जो प्रकृति से डायरेक्ट हमें मिलते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ, जैसे कि कुछ नॉन फूड कमोडिटीज भी, जैसे कि क्या बोलते हैं कपास मिल गया जिसके कपड़े बनते हैं, या फिर मान के चलिए जूट हो गया, ठीक ना, ये सब नॉन फूड कमोडिटीज है। ठीक, इसके अलावा कुछ मिनरल्स वगैरह, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम प्राकृतिक, थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए ये जो 697 है इसमें जो पहले है वो है प्राइमरी गुड्स, कितने हैं 117। इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें आते हैं फूड प्रोडक्ट्स, इसमें आते हैं फूड प्रोडक्ट्स और नॉन फूड प्रोडक्ट्स। और साथ साथ कुछ मिनरल्स वगैरह भी। मिनरल्स का मतलब जो खान वगैरह से निकाला जा रहा है। प्राइमरी गुड्स का एक लाइन में मतलब समझिए कि जो हमें प्रकृति से डायरेक्टली मिल जाते हैं, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि धान का उत्पादन कर लिया, जैसे कि गेहूं का उत्पादन कर लिया, जैसे कि कपास का उत्पादन कर लिया, जैसे कि क्या कि ऑयल वगैरह धरती से जो निकाला जाता है, धरती से जो, ठीक। दूसरी तरफ हमने देखा था क्या कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यानी कि जो होते हैं जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स।
ये कितने थे? ये थे 564। इसमें क्या थे? इसमें कौन कौन से गुड्स आ रहे थे? इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी आते थे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी कि ऐसे उत्पाद जो तुरंत तुरंत खत्म नहीं हो जाते, जो थोड़े लंबे समय तक रहते हैं। जैसे कि टीवी मैंने खरीदा तो ऐसा थोड़ी है क्या कि अगले महीने फिर खराब हो जाएगा, या फिर मान के चलिए मैंने फ्रिज खरीदा तो तुरंत खराब हो जाएगा, ऐसी तो अब जरूरत नहीं है, ठीक ना, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। या फिर मान के चलिए मैंने एसी खरीदा तो अब अगले 2-4 साल बाद ही खरीदूंगा ना फिर, ठीक ना। तो इनको कहा जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ठीक। मोबाइल फोन, वो दूसरी बात है क्या कि आप जो है वो हर 6 महीने में ही बदलने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल फोन को जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल कहा जाता है until and unless चाइना वाला नहीं हो, ठीक ना। ऐसा नहीं है, चाइना वाले भी जो है आजकल ठीक ठाक प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन हमने कहा तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ठीक। देखा ना कल चाइना ने फिर से क्लेम किया है कि अरुणाचल प्रदेश के कई सारे जिले जो हैं उन्होंने नाम बदल दिया है। क्या कीजिएगा, चाइना का लक्षण ही यही है, बार बार जो है ना अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही उंगली करते हैं। खैर हमने भी बोला है कि तुम्हारा तो यही लक्षण ही है, करते रहो, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। हम G20 समिट करवा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, इससे तो हमारा क्लेम मजबूत हो रहा है ना उस पर। खैर कोई बात नहीं, चाइना की बात आई थी, वापस आते हैं टॉपिक पर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, दूसरे क्या थे? FMCG प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं FMCG प्रोडक्ट्स। ये कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो जल्दी जल्दी खत्म होते हैं, फास्ट मूविंग है। जैसे कि साबुन लिया 2-4-10 दिन में खत्म हो गया, नहाया तो नहाइए नहीं तो कैसे खत्म हो जाएगा साबुन, साबुन खत्म होने के लिए साबुन लगाना भी होता है, कोलगेट मतलब टूथपेस्ट, शैम्पू, सर्फ, ये सारी चीजें होती हैं जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं FMCG, ठीक ना। तो 564 ये इतने उत्पाद हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। और तीसरा इसी में ब्रैकेट था फ्यूल पावर लुब्रिकेंट्स, फ्यूल पावर, इसमें कितने थे? इसमें थे 16 प्रोडक्ट्स, ठीक ना। इन ही प्रोडक्ट्स के क्या है, चेंज के बेसिस पर हम क्या गणना करते थे? हम गणना करते थे कि मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, कैसे है। लेकिन मुद्दा क्या था? हम तो पढ़ रहे हैं क्या कि इसमें चैलेंज क्या है, इशू क्या है, चैलेंज क्या है, अब जरा वो समझिए चैलेंज इसमें क्या है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इस पूरे बास्केट में सबसे ज्यादा वेटेज मिला हुआ है, 64.23% वेटेज अकेले मिला हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वेटेज मिला हुआ है 20% के आसपास का, और फ्यूल पावर लुब्रिकेंट को वेटेज मिला हुआ है 13% के आसपास का। तो आलोचना क्या है? तीसरी आलोचना है कि इस 697 प्रोडक्ट में 64% वेटेज जो है वो अकेले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को दिया गया है, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को दिया गया है। जबकि हमारा ज्यादा से ज्यादा उत्पादन जो होता है, ज्यादा से ज्यादा उपभोग जो होता है वो किसका होता है? वो होता है पहले वाले का, या फिर प्राइमरी गुड्स का। प्राइमरी गुड्स का जो है वो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ कंजम्पशन होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको दे दिया गया है? बहुत, सबसे ज्यादा क्या, लगभग 3 गुना ज्यादा वेटेज दिया गया है। उसका कहाँ वेटेज 22% है, और इसका कहाँ वेटेज कर दिया गया है कितना प्रतिशत? इसका वेटेज कर दिया गया है 64%। तो इतना ज्यादा वेटेज है, इसी वेटेज के कारण क्या है, इसकी आलोचना होती है, और ये भी जो है वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है, ठीक है। तो इसी कंटेक्स्ट में फिर कौन आते हैं? इसी कंटेक्स्ट में आते हैं श्रीमान उर्जित पटेल, नाम सुना होगा उर्जित पटेल, फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI। अभी कौन है? श्रीमान शक्तिकांत दास जी। इनसे पहले कौन थे? श्री उर्जित पटेल, ठीक ना। उर्जित पटेल उस टाइम में गवर्नर नहीं थे। उर्जित पटेल की अध्यक्षता में 2014 में एक कमेटी का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था मुद्रास्फीति की गणना करना, मुद्रास्फीति की गणना करना, और मुद्रास्फीति की गणना के आधार पर ये बताना क्या कि मुद्रास्फीति की गणना की जो अलग अलग बेसिस है, इसमें क्या कमियां हैं, इन कमियों को कैसे दूर किया जाए। किए जाने के साथ साथ भारत में जो महंगाई बढ़ रही है, या जो महंगाई है बहुत ज्यादा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारी जिम्मेदारियां इस कमेटी को दी गई थी।
उर्जित पटेल कमेटी ने अपना अध्ययन किया और अपने अध्ययन के बेसिस पर कुछ सुझाव, उन सुझाव में से पहला सुझाव क्या था कि भारत में WPI जो उस टाइम 2014-15 में जो उस टाइम मुद्रास्फीति की गणना का मेन इंडेक्स हुआ करता था, मुख्य इंडेक्स हुआ करता था, उर्जित पटेल कमेटी ने क्या कह दिया, उर्जित पटेल ने कह दिया क्या कि इसे WPI के स्थान पर CPI को बना दीजिए, CPI को बना दीजिए मुद्रास्फीति की गणना का प्रमुख आधार। इन्होंने क्या कहा, चूंकि आम उपभोक्ता उपभोग करता है रिटेल लेवल पर, तो इसीलिए मुद्रास्फीति की गणना भी किस पे होनी चाहिए, उसी रिटेल लेवल पर होनी चाहिए। ठीक है, तो मुद्रास्फीति की गणना का आधार क्या हो, यही CPI। ये पहला जो है वो इनका। दूसरा इनका रिकमेंडेशन क्या था, उस टाइम 2014 में भारत में WPI के स्तर पर महंगाई की दर, यानी कि भारत में इन्फ्लेशन रेट, वो क्या था, इन्फ्लेशन रेट था 10% से भी ऊपर, N% प्लस। याद है ना आपको 2014 में जब मोदी जी पहली बार चुनाव जीते थे, उस टाइम जब चुनाव इलेक्शन मतलब चुनाव कैंपेन वगैरह जो होते थे ना, इलेक्शन कैंपेन वगैरह, उसमें महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। ठीक है, तो महंगाई उस टाइम 10% से ज्यादा थी। तो उर्जित पटेल कमेटी ने क्या कहा कि ये जो अभी 10% से अधिक महंगाई है ना, इसको क्या करना है, हमें टारगेटेड रूप से हमें एक लक्ष्य लेकर क्या करना है, हर साल पर ईयर इसमें 2-2% की कमी करनी है, 2-2% की कमी करनी है। ठीक है, यानी कि 2000 स्टार्ट हुआ था ये 2015 से, इस रिकमेंडेशन को 2015 में माना गया। तो बात क्या था कि 2015 में यदि 10% है तो 2016 में कितना करना होगा, 8%, 2017 में कितना करना पड़ेगा, 6%, 2018 में कितना करना है, 4%, और फिर ये बोल दिया गया कि जब ये 4% के पास पहुंच जाए तो फिर क्या करो, 4 ± 2% का एक ब्रैकेट तैयार कर दो। यानी कि क्या है, भारत में महंगाई को 2% से घटने नहीं देना है और 6% से बढ़ने नहीं देना है, यानी कि महंगाई इसी बीच में रहेगी, 2% से लेकर 6% के बीच में रहेगी। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति का टारगेट यही है। ठीक है, भारत में RBI को जिम्मेदारी दी गई है, जो हमारे केंद्रीय बैंक है ना, सेंट्रल बैंक, उसको कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है और मैं यहाँ बात किसकी कर रहा हूँ, यहाँ मैं सेंट्रल बैंक की बात कर रहा हूँ, जो कौन है, जो कि कौन है, सेंट्रल बैंक एक दूसरा बैंक है। ठीक, यहाँ मैं केंद्रीय बैंक की बात कर रहा हूँ, जो कि कौन है, जो कि है RBI। ठीक, RBI की जिम्मेदारी है, भारत में RBI को जिम्मेदारी दी गई है मुद्रास्फीति को कंट्रोल में रखने की। ठीक है, और इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति 0% करना नहीं चाहा जा रहा है। अब समझ में आया, मैंने दूसरी क्लास में जब इन्फ्लेशन जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन मैंने बोला था ना कि महंगाई बुरी है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा है तब बुरी है। मैंने ये भी कहा था क्या कि 0% महंगाई या महंगाई न होना, महंगाई न होने का क्या मतलब है, या तो 0% होगा या फिर डिफ्लेशन होगा या फिर अपस्फीति होगी, यही ना। तो ये दोनों जो है वो ज्यादा बुरा है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई हो ये ज्यादा अच्छा होता है, महंगाई हो और नियंत्रित हो। तो भारत में क्या टारगेट है कि महंगाई को 2% से लेकर 6% के बीच में चलाना, बीच में ही रखना, ये है भारत में टारगेट। तो ये चीजें जो है वो उर्जित पटेल ने रिकमेंड की, उर्जित पटेल कमेटी की अनुशंसा यही। ठीक है, इन्हीं अनुशंसाओं के बेसिस पर क्या कर दिया गया, CPI को मुद्रास्फीति की गणना का प्रमुख आधार कर दिया गया। इनफैक्ट आपको बताऊं इस चीज के लिए 2 से 6% के बीच में रखना है, इसके लिए RBI एक्ट में भी संशोधन किया गया है। ठीक ना, भारत में है RBI कानून 1934, ठीक है, जिसके बेसिस पर RBI का गठन हुआ था। RBI की स्थापना जो है इसी बेसिस पर की गई थी। बहुत डिटेल में करवाऊंगा, जब बैंकिंग सेक्टर करवाऊंगा ना तब RBI के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी बस इतना जान लीजिए कि भारत में जो है वो RBI की स्थापना इसी कानून के आधार पर की गई थी। भारत में RBI के जो जिम्मेदारियां हैं, RBI की जो फंक्शनिंग है वो सब इसी कानून द्वारा संचालित होती है। तो इस टारगेट को
इस कानून के अंतर्गत संशोधन करके जोड़ा गया है। क्या कि भारत में आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो महंगाई को 2 से 6% के बीच में रखे, या फिर हम उसी को बोलते हैं 4 + -2, 4 + 2 यानी कि 6, 4 - 2 यानी कि 2। यहाँ तक बात समझ में आई। हर 5 साल के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई इन दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। जैसे कि पहले 2020 तक का एग्रीमेंट था क्या कि 4 ± 2% रखना है, ठीक। 2021 में फिर से जो है वो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेकर प्रोविजन साइन हुए और क्या डिसाइड कर दिया गया है कि अब मार्च 2026 तक यही टारगेट जो है वो उसको बनाए रखना है, ठीक ना, इसी टारगेट को बनाए रखना है। यहाँ तक बात समझ में आई, इसी टारगेट को बनाए रखना है। अब कब तक के लिए कर दिया गया है, 2026 तक के इसी टारगेट को बनाए रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। WPI के बारे में एक और पॉइंट लास्ट देख लीजिए कि 2029 में नीति आयोग के सदस्य हैं, नीति आयोग, बताऊंगा नीति आयोग क्या है इसके बारे में। अभी बस इतना जान लीजिए कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो क्या करती है, सरकार को पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है, अभी बस इतना जान लीजिए क्या कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है, यह एक संस्था है। इस संस्था का क्या काम है, इस संस्था का काम है कि ये सरकार को मदद करती है, केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, ये इनको मदद करती है। किस चीज में मदद करती है कि किस तरह की नीतियों का निर्माण करो, उन नीतियों को लागू कैसे करो, उनका इवैल्यूएशन कैसे करो। अभी बस इतना जानिए, नीति आयोग के बारे में बहुत डिटेल में करवाऊंगा, ठीक ना। तो नीति आयोग के सदस्य हैं रमेश चंद्र, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है ये स्टडी करना कि WPI के बेस ईयर में चेंज किया जाए क्या। अभी क्या है WPI का बेस ईयर, WPI का बेस ईयर है अभी 2011-12। इस बेस ईयर में चेंज करने का सुझाव देने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही इस कमेटी की जिम्मेदारी को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि इस बास्केट में भी कुछ छेड़खानी करना चाहते हो तो वो भी बता दो। इसके साथ साथ इसको क्या जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो कैलकुलेशन मेथड है ना, जिस पर WPI की गणना होती है, इसमें भी अगर कुछ है समस्या तो वो भी बताओ। और क्या जिम्मेदारी दी गई है इस कमेटी को, इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि WPI से PPI की तरफ कैसे बढ़े, यानी कि गवर्नमेंट चाह रही है क्या कि PPI पर भी बात हो, या फिर वो PPI के आंकड़े भी जारी करना चाह रही है। तो इसीलिए रमेश चंद्र समिति जो है ना, रमेश चंद्र समिति, इसको काम क्या दे दिया गया है, इसको काम दिया गया है कि तुम स्टडी करके बताओ कि कहां तक ठीक रहेगा PPI पर गणना करना, या WPI से हम PPI में शिफ्ट कैसे, इन सब की गणना करने की जिम्मेदारी इसी कमेटी को देने के लिए है, ठीक ना। पीटी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि रमेश चंद्र कमेटी इज इन न्यूज, इज रिलेटेड टू व्हाट, क्या कि रमेश चंद्र समिति जो कि चर्चा में है वो किससे संबंधित है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो किससे संबंधित है, वो है WPI में फेरबदल से संबंधित। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस में डिटेल में बताया ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है WPI। अब हम बढ़ रहे हैं आगे इसकी तरफ, अब हम बढ़ते हैं आगे CPI की तरफ। CPI क्या है, CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, यानी कि इस सूचकांक के माध्यम से रिटेल स्तर पर यानी कि उपभोक्ता के स्तर पर मूल्यों में होने वाले परिवर्तन की गणना की जाती है। इस सूचकांक के माध्यम से थ्रू दिस इंडेक्स प्राइस फ्लक्चुएशन एट अ रिटेल लेवल इज कैलकुलेटेड, ठीक ना। यहां तक बात समझ में आई।
देखते हैं कि क्या है इसके प्रोविजन, कैसे गणना होती है, इन चीजों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ ना, बात ये उठी कि यदि हम मुद्रास्फीति की गणना करना चाहते हैं कंज्यूमर लेवल पर, अगर हम उपभोक्ता के स्तर पर मुद्रास्फीति की गणना करना चाहते हैं, तो भारत में तो उपभोक्ताओं के अलग अलग प्रकार हैं। हर तरह के उपभोक्ता एक जैसे नहीं है। जैसे कि ग्रामीण लोग, ग्रामीण उपभोक्ता जो है वो उनकी जरूरत की चीजें डिफरेंट है शहर के उपभोक्ताओं से। बात समझ में आ रहा है? सब हर क्षेत्र के उपभोक्ताओं की जरूरतें, मूलभूत जरूरतें जो है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए क्या किया गया कि सीपीआई की गणना में उपभोक्ताओं को कुछ समूह में बांट दिया गया। कौन कौन से समूह थे ये समूह थे, सबसे पहला सीपीआई आईडब्ल्यू। सीपीआई फॉर आईडब्ल्यू, आईडब्ल्यू का क्या मतलब है यहाँ? इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, ठीक ना, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई। दूसरा क्या है? सीपीआई यूएनएमई, यानी कि क्या है? सीपीआई एट अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज यानी कि जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर या मान के चलिए कंसल्टेंट या जो बैंक में काम कर रहे हैं या जो क्लर्क है, ये सब नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज हैं और अर्बन क्षेत्र में है। ये एक अलग समूह हो गया उपभोक्ताओं का। इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि औद्योगिक श्रमिक, ये एक अलग वर्ग हुआ, ठीक ना। ऐसे ही तीसरा वर्ग जो डिसाइड किया गया वो क्या था? सीपीआई एएल। एएल का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ पर मतलब है एग्रीकल्चरल लेबर, यानी कि कृषि श्रमिक, एग्रीकल्चरल लेबर यानी कि कृषि श्रमिक, कृषि से संबंधित श्रमिक। अगला क्या है? सीपीआई आरएल यानी कि सीपीआई एट रूरल लेबर, रूरल लेबर। ये चार जो है ना उपभोक्ताओं के समूह डिसाइड किए गए। कौन कौन से? सीपीआई आईडब्ल्यू यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिक के स्तर पर मुद्रास्फीति की गणना। दूसरा सीपीआई एट यूएनएमई, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज के लेवल पर मुद्रास्फीति की गणना करना। तीसरा क्या था? सीपीआई एट एएल यानी कि एग्रीकल्चरल लेबर, कृषि श्रमिक के स्तर पर सीपीआई की गणना करना। और चौथा क्या था? रूरल लेबर यानी कि ग्रामीण श्रमिक के स्तर पर सीपीआई की गणना करना। इन चार स्तरों पर, इन चार अलग अलग तरह के उपभोक्ताओं के लिए बात क्या की गई कि इनके लिए हम मुद्रास्फीति की गणना करेंगे, ठीक ना। इसमें से ये जो पहला है और ये दोनों, यानी कि इन तीनों की गणना करने की जिम्मेदारी किसकी थी? इन तीनों की गणना करने की जिम्मेदारी थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आता था लेबर ब्यूरो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत ये तीनों, ठीक है ना, इसमें भी वर्कर है, इसमें लेबर है, इसमें लेबर है। तो इन तीनों की गणना करने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत लेबर ब्यूरो आता है, लेबर ब्यूरो, ठीक। श्रम मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो के अंतर्गत श्रम ब्यूरो। इसको काम दिया गया इन तीनों की गणना करने का। यहां तक बात समझ में आ रही है? और जो तीसरा था सीपीआई यूएनएमई, इसकी गणना कौन करता था? इसकी गणना करता था मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये एक अलग मंत्रालय है, सांख्यिकी मंत्रालय जिसको कहते हैं, ठीक ना। ये इसकी गणना करता था। मॉस्पी के अंतर्गत सीएसओ नाम की एक संस्था थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो इसकी गणना करता था। आप लोगों को बता रखा है जीडीपी पढ़ाते वक्त कि यही सीएसओ और एनएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इन 2017 में, और इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया है क्या? एनएसओ। यानी कि भारत में अभी सीएसओ के स्थान पर जो है वो कौन सी संस्थान है? सीएसओ के स्थान पर वर्तमान में भारत में जो आपको संस्था मिलेगी उसका नाम है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक ना। इन दोनों का मर्जर हो गया है
2019 में, सॉरी यहाँ जो है वो करेक्शन कर लीजिए, 2019 में जो कन्वर्ट हो गया। चलिए यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिए बात क्या हुई, ये तो थी गणना ऐसे होती थी, लेकिन फिर क्या हुआ ना, सी रंगराजन ये एक जो है वो भारत के प्रोमिनेंट पर्सन है। आपको पता होगा क्या कि ये जो है ना वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, इतने प्रोमिनेंट पर्सन हैं। साथ साथ भारत में बहुत सारी कमिटीज इन्होंने हेड की है। सी रंगराजन कमेटी की अध्यक्षता में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमेटी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कमेटी का गठन किया गया, स्टैटिस्टिकल कमेटी का गठन किया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी समिति का गठन किया गया। इन्होंने क्या निष्कर्ष, इन्होंने अपने मतलब इस कमेटी ने, इस समिति ने जो कई सारे सुझाव दिए ना, उसमें से इन्होंने एक सुझाव ये दिया कि भारत में जो सीपीआई के माध्यम से मुद्रास्फीति की गणना होती है ना, इसमें क्या हम करते हैं कि अलग अलग समूहों के लिए गणना करते हैं। इससे क्या होता है कि हमको होलिस्टिकली भारत में खुदरा स्तर पर महंगाई क्या है वो हमें नहीं पता चल पाती है। तो इन्होंने रिकमेंड क्या किया कि इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। इन्हीं के सुझाव के बेसिस पर क्या किया गया, साल 2012 में ये जो पीछे वाले थे ना, इसमें से इसको छोड़कर सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर ये अभी भी चल रहा है, इसको छोड़कर इसको तो 2010 में ही समाप्त कर दिया गया। और इन दोनों की गणना होती है, लेकिन इसमें इसके आंकड़े जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं, मतलब इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है, ठीक है। तो 2012 में क्या किया गया, 3 नए जो है वो स्टार्ट किए गए, 3 नए बेंचमार्क्स जो है वो स्टार्ट किए गए। इसमें पहला क्या था, इसमें पहला था सीपीआई रूरल, दूसरा क्या था, दूसरा था सीपीआई अर्बन, और तीसरा था सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, यानी कि अब 3 नई तरह से गणना होने लग गई। सीपीआई रूरल को सीपीआई आर भी लिख देते हैं, रूरल की जगह शॉर्ट में आर, इसको लिख देते हैं यू, और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं सीपीआई सी। ठीक है, ये 3 नए बेंचमार्क जो है वो इसकी जगह पर जोड़ दिए गए। यहां तक बात समझ में आई? ठीक, अच्छा नया क्रिएट करना पड़ेगा, एक सेकेंड, न्यू, एक सेकेंड बस, थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा, इसको सेव कर दूं। इकोनॉमिक्स 1 वो सेव हो गया नया। तो कहां थे हम लोग, तो सीपीआई रूरल। अब जरा हम देखते हैं कि वर्तमान में क्या है कंडीशन सीपीआई की। वर्तमान में सीपीआई की गणना के लिए भारत में 4 इंडिसेस हैं। पहला क्या है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, आईडब्ल्यू। आज भी भारत में इसके आंकड़े जारी होते हैं। इसके आंकड़े कौन जारी करता है, वही लेबर ब्यूरो, श्रम ब्यूरो, ठीक ना, जो कि किसके अंतर्गत आता है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, MOL, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ठीक, दूसरा है सीपीआई रूरल, सीपीआई रूरल। तीसरा क्या है, तीसरा है सीपीआई अर्बन, शहरी, और चौथा क्या है, सीपीआई कंबाइंड। ये 3 है। इन तीनों के संदर्भ में आंकड़े कौन जारी करता है, NSO, जो कि कौन किसके अंतर्गत आता है, MOSPI के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके अंतर्गत आता है। ठीक ना, तो भारत में अभी ये है प्रकरण। अब जरा बातों को समझिएगा। सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका क्या यूज होता है, इसके माध्यम से जो महंगाई के आंकड़े निकलते हैं ना, उसी को एज अ बेंचमार्क यूज किया जाता है डीए देने के। आपको पता है ना, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनमें बेसिक सैलरी के साथ साथ उनको डियरनेस अलाउंस मिलता है। डियरनेस अलाउंस, डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है कि आपको सैलरी मान के चलिए 30,000 है,
30,000 यानी कि 30,000 आपकी सैलरी है, लेकिन महंगाई मार्केट में 5% से बढ़ गई है। तो अगर महंगाई मार्केट में 5% से बढ़ गई है तो उसी 5% के अनुपात में आपके 30,000 की खरीद पाने की क्षमता घट गई ना। इन्फ्लेशन पहला देखा चैप्टर कि महंगाई बढ़ने से मुद्रा की खरीद पाने की क्षमता घटती है, याद आ रहा है? पहले 10 रुपया में एक पूरा पैकेट ब्रेड का आ जाता था, लेकिन अब महंगाई बढ़ के हो गई के कारण क्या हो गया है, वही ब्रेड का पैकेट अब 20 रुपया का मिल रहा है। तो अब 10 रुपया में लेके जाता हूँ तो मुझे आधा ही पैकेट ब्रेड मिलता है, मतलब कम ब्रेड मिलता है। तो मेरे 10 रुपए की खरीद पाने की क्षमता कम हो गई कि नहीं? बात समझ में आया? तो सिमिलरली आपकी सैलरी जो मिल रही है वो तो ठीक है, लेकिन यदि महंगाई जो बढ़ने लगेगी तो क्या हो जाएगा, आपकी उसी सैलरी के मार्केट में आपकी सैलरी की मार्केट में खरीद पाने की क्षमता घट जाएगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है ना, डीए दिया जाता है, साथ में डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। आपने सुना होगा साल में हर 6-6 महीने पर 2 बार जो है वो डियरनेस अलाउंस अपडेट किया जाता है। तो उसके लिए कहां से आंकड़े लिए जाते हैं, इसी के बेसिस पर किया जाता है। और यही डीए ऐड होता जाता है, फिर क्या होता है, सरकार एक पे कमीशन बैठा देती है, वेतन आयोग बैठा देती है, और फिर क्या करती है, वो स्टडी करती है कि अच्छा पिछले 5 साल में कितनी महंगाई बढ़ी थी, क्या क्या परिस्थितियों में चेंज हुआ है, और उस हिसाब से क्या होता है, आपके बेसिक सैलरी में ही महंगाई को ऐड कर दिया जाता है और सैलरी का अपग्रेड कर दिया जाता है। फिर क्या होगा, फिर से डीए ऐड होने लग जाएगा, ठीक ना। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, डियरनेस अलाउंस के लिए। यहां तक बात समझ में आई? दूसरा जो है, दूसरा क्या था, सीपीआई रूरल। सीपीआई रूरल, सीपीआई रूरल के माध्यम से क्या किया जाता है, सीपीआई रूरल के माध्यम से क्या किया जाता है, गणना की जाती है भारत के 1182 रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में गणना की जाती है, ठीक। और इस गणना के बेसिस पर यह देखा जाता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है या घट रही है, ठीक ना। इस गणना के बेसिस पर क्या किया जाता है, किसकी गणना होती है, मैं जस्ट बताऊंगा, ठीक ना, किन चीजों की गणना होती है इन चारों में, वो भी जस्ट बताऊंगा। तीसरा क्या था, सीपीआई अर्बन, यानी कि शहरी क्षेत्र, सीपीआई अर्बन। सीपीआई अर्बन का क्या मतलब हुआ, शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति की गणना करना। तो जैसे वहां पर 1182 क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की गणना होती थी और उसके बेसिस पर ये बोल दिया जाता था क्या, कि महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। तो सिमिलरली सीपीआई अर्बन में क्या होता है, सीपीआई अर्बन में 380 अर्बन सेक्टर्स, भारत के अलग अलग अर्बन सेक्टर्स से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और इनके बेसिस पर क्या किया जाता है, ये गणना की जाती है क्या, कि क्या भारत में महंगाई बढ़ रही है या घट रही है, ये गणना की जाती है सीपीआई अर्बन 1182 380। ध्यान क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जरा समझिए, सीपीआई कंबाइंड, सीपीआई कंबाइंड, सीपीआई कंबाइंड में कैसे गणना होती है, जरा बात को समझिएगा। सीपीआई कंबाइंड में गणना के लिए क्या किया जाता है, तो बास्केट तैयार किया गया है, ठीक। बास्केट में क्या है, आम उपभोक्ताओं के उपभोग में आने वाली सारी चीजें, एज अ कंज्यूमर मैं कौन कौन सी चीजें खरीद सकता हूं, उन सब चीजों का एक लिस्ट तैयार किया गया है और उस लिस्ट को 6 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दिया गया है। कौन कौन सी है वो 6 ब्रॉड कैटेगरीज, जरा देखिएगा। सबसे पहली कैटेगरी है फूड एंड बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस, बेवरेजेस यानी कि खाद्य एवं पेय पदार्थ, खाद्य एवं पेय पदार्थ। पहली कैटेगरी क्या है, खाद्य एवं पेय पदार्थ, ठीक। दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी क्या है, अरे आपके खर्च क्या होते हैं, हमारे खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है कि हम खाने पीने की चीजों में खर्च करते हैं, ठीक ना, आटा गेहूं बाकी चीजें, मान के चलिए मैदा, राशन पानी, सब हमारे जरूरत की चीजों में बड़ा खर्च जो होता है वो किसमें होता है, खाद्य पेय पदार्थ में। दूसरा हमारा खर्च किसमें होता है, दूसरा हमारा खर्च होता है किसमें, हाउसिंग में, आवास में। जैसे कहीं आप रह रहे हैं तो रेंट दे रहे हैं, यदि अपना घर बना रहे हैं तो उसके लिए लोन ले रखा है या पैसा खर्च हुआ है, तो हाउसिंग में हमारा
तीसरा हमारा खर्च किसमें होता है? तीसरा हमारा खर्च होता है क्लोथिंग एंड फुटवियर। क्लोथिंग एंड फुटवियर यानी कि वस्त्र एवं जूते। जूते इसमें होता है हमारा खर्च। चौथा खर्च हमारा क्या होता है? चौथा खर्च होता है हमारा फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर ईंधन एवं ऊर्जा। क्या आएगा ईंधन एवं ऊर्जा में? एलपीजी सिलेंडर ले रहे हैं आप जो खाना बनाने के लिए, ठीक है। ऊर्जा बिजली, बिजली बिल आता है ना, ठीक है। तो ये क्या है? ईंधन एवं ऊर्जा में जो खर्च हो रहा है। पांचवा हमारा खर्च किसमें होता है? पांचवा हमारा खर्च होता है, कुछ लोग जो शौकीन होते हैं ना वो क्या खाते हैं? पान, या फिर यदि आप टोबैको का सेवन कर रहे हैं, यदि आप क्या कर रहे हैं? इंटॉक्सिकेंट शराब वगैरह का सेवन कर रहे हैं, ठीक ना, बियर वगैरह सब आ जाएगा इसमें, ठीक। तो यदि आप इन चीजों में से किसी चीज का सेवन कर रहे हैं तो ये भी तो आपके खर्चे हैं ना, तो सरकार इसको भी कंसीडर करती है, ठीक ना। तो यदि पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, पान, सुपारी, गुटखा, पान बहार, ठीक ना, कदमों में दुनिया, तो यदि आप इन सब चीजों में से किसी चीज का सेवन कर रहे हैं तो क्या है? ये भी आपका खर्च है। इसलिए कंबाइंड में इसको भी एज अ कैटेगरी ऐड किया गया है। और छठे नंबर पर क्या ऐड होता है? मिसलेनियस, यानी कि बाकी जो बच गया, ठीक ना, मिसलेनियस, विविध। यानी कि सीपीए कंबाइंड गणना के लिए क्या होता है? इन 6 कैटेगरीज में क्या किया जाता है? हमारे खर्चों को बांटा जाता है, ठीक ना। और इन 6 के अलग अलग वेटेज हैं, इन 6 के अलग अलग वेटेज प्रदान किए गए हैं। और इन 6 में के वेटेज के बेसिस पर क्या किया जाता है? जब मार्केट में उतार चढ़ाव को देखने का प्रयास किया जाता है, क्या कि इनकी कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं, घट रही हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है या घट रही है। यानी कि इसी 6 जो अलग अलग पॉइंट्स हैं ना, इन्हीं के बेसिस पर क्या किया जाता है? इन्हीं के बेसिस पर किया जाता है मुद्रास्फीति की गणना। जरा एक पॉइंट और मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको जरा कोशिश कीजिएगा समझने का। पहला वाला क्या था यहाँ पर? सबसे पहला वाला जो था, अच्छा यही देख लेते हैं, फूड एंड बेवरेजेस। यदि फूड एंड बेवरेजेस में यदि आपको देखना है फ्लक्चुएशन, तो ये कितने दिन के बेसिस पर हो सकता है? 1 सप्ताह। अगर 1 वीक तक आपने मेरा खान पान देखा कि ये किस तरह का खाना खाना पसंद करता है, ये किस तरह के जो है वो पेय पदार्थ वगैरह का जो है वो सेवन करता है, तो इसके बेसिस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि इसका कितना खर्च होता होगा खान पान में। तो यानी कि क्या है? फूड एंड बेवरेजेस के लिए 7 दिन के बेसिस पर अंदाजा लगाया जा सकता है। सिमिलरली ये वाला जो था पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, 1 वीक, यदि आप मेरे साथ 1 वीक रह रहे हैं, 1 सप्ताह रह रहे हैं, तो इसके बेसिस पर आपको अंदाजा लग जाएगा ना कि ये पान खाता है, कितना जो है वो तंबाकू पूरे दिन बनाते रहता है मसाला, कितना जो है वो ड्रिंक करता है, मतलब शराब वगैरह का सेवन करता है। 1 सप्ताह तक के बेसिस पर इसका अंदाजा लगा सकता है, ठीक ना। हाँ, ऐसे मेरे केस में बता दूं, आपको कुछ अंदाजा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं सेवन ही नहीं करता हूं इनमें से किसी चीज का, ठीक। तो मेरे लिए 0। तो पहले दिन से पता चला, 1 सप्ताह से आपको पता चल जाएगा क्या कि ये सेवन नहीं करता है। चलिए, वैसे ही देखिए हाउसिंग, घर आदमी डेली डेली नहीं खरीदता है। किस तरह का घर में रहता है, कितना रेंट पे करता है, किस तरह का इसका रहन सहन है, किस तरह के हैं इसके खर्चे, क्या घर में ये किस तरह के जो है वो सजावटें वगैरह करता है, इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? इन सब चीजों के लिए आपको कम से कम मेरे साथ 1 महीना रहना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कितना रेंट देता है। 1 मंथ। तो इसके लिए लगभग 1 महीना तक काटा करा दिया जाता है। सिमिलरली क्लोथिंग, फुटवेयर, कपड़े जूते आप डेली नहीं खरीदते, ठीक ना। तो कम से कम इसके लिए भी आपको कितना टाइम लेना होता है? 1 मंथ का टाइम लेना होता है, 1 महीना। 1 महीना का अगर आप स्टडी करते हैं ना, 1 महीना तक यदि किसी को नोटिस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह के कपड़े पहन रहा है, किस तरह के जो है वो क्या बोलते हैं वो जूते वगैरह पहन रहा है। इनफैक्ट 1 मंथ भी नहीं, इसके लिए तो आप 1 ईयर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जूते भी आपने डेली थोड़ी खरीदता है, हर महीने थोड़ी खरीद रहा होता है। 1 ईयर कर लीजिए, साल में पता चलेगा, ठीक ना। बढ़िया ब्रांड के जूते लिए प्यूमा 1
1 साल आराम से चलेगा। 1 साल क्या, कई साल चल जाता है। वुडलैंड वाला ले लिया तब तो 4-5 साल चल गया, ठीक ना। तो वस्त्र और जूतों के लिए आपको कम से कम 1 साल का किसी का जो है वो स्टडी करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आपको पता चलेगा। ये देखिए ईंधन ऊर्जा बिजली बिल हर महीने आता है, तो 1 मंथ हम लोग जो सिलेंडर वगैरह भी भरवाते हैं जनरली कि माना जाता है कि 1 महीना चलेगा, 1 मंथ के बेसिस पर। और बाकी मिसलेनियस इन सब के लिए भी कितना लगेगा टाइम, लगभग 1 ईयर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बाकी सारे खर्चे हो गए कि फ्रिज कितना दिन पर खरीदता है, टीवी कितने दिन का चलता है, गाड़ी कितने दिन पर बदलता है, इन सब के लिए 1 ईयर। देख रहे हैं सबके लिए अलग अलग टाइम पीरियड को माना गया है, ठीक ना। किसी में 1 वीक है, किसी में जो है वो 1 मंथ है, किसी में 1 ईयर है, किसी में फिर से 1 मंथ है, किसी में 1 वीक है, किसी में 1 ईयर है। इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। इसको क्या कहा जाता है? मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। क्या है मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड? यहां देखिए मिक्स्ड, कहीं 1 वीक का ले रहे हैं, कहीं 1 मंथ का ले रहे हैं, कहीं 1 साल का ले रहे हैं पीरियड है, इसीलिए इसको कहा जाता है मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। यदि सबके लिए हम एक ही टाइम फ्रेम को लेते, सबके लिए यदि हम एक ही सप्ताह को ले रहे होते, तो फिर हम इसको क्या कहते? हम इसको कहते यूनिफाइड रेफरेंस पीरियड, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर हम कई सारे अलग अलग रेफरेंस पीरियड ले रहे हैं, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। यहाँ तक बात समझ में आई? मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। तो इसी के बेसिस पर क्या होता है, इसकी गणना होती है, और इसी गणना के बेसिस पर डिसाइड क्या किया जाता है कि भारत में महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। आपको मैं बता दूं क्या कि इसी CPIC को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसी को क्या कहा जाता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्या है हेडलाइन इन्फ्लेशन? हेडलाइन इन्फ्लेशन नाम क्यों पड़ा पता है? नाम इसलिए पड़ा है क्यों? क्योंकि अब ये बेंचमार्क है जिसके बेसिस पर भारत में मुद्रास्फीति की गणना होती है, तो इसीलिए अखबारों में हेडलाइन यही बनता है। समझ में आया? क्योंकि अखबारों का हेडलाइन क्या, जब हेडलाइन में ये लिखा रहता है ना कि भारत में महंगाई 10% बढ़ी, भारत में महंगाई जो है पिछले 5 साल में सबसे चरम पर है, तो वो कौन से डेटा को यूज कर रहे होते हैं? वो डेटा को यूज कर रहे होते हैं CPI कंबाइंड को, इसीलिए इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इससे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा या फिर वो स्टेटमेंट आ रहा होगा, तो सर क्या 2014 से पहले हम WPI को हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है वो WPI की बेंचमार्क हुआ करता था, जिसके बेसिस पर मुद्रास्फीति की गणना होती थी। तो अखबार में जो हेडलाइन आता था ना कि महंगाई 10% से बढ़ गई, तो वो कौन से बेंचमार्क को यूज कर रहे थे? वो WPI को यूज कर रहे थे, इसीलिए नाम पड़ गया हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक ना। वैसे हेडलाइन इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि वो प्रमुख बेंचमार्क जिसके बेसिस पर भारत में मुद्रास्फीति की गणना हो, उसे हम क्या कहते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन। और वो क्या है? CPIC। यहां तक बात समझ में आ गया? कंबाइंड CPI कंबाइंड, यहां तक क्लियर है ना? CPI कंबाइंड तक क्लियर है? तो भारत में मुद्रास्फीति की गणना इन 3 मतलब इन 2 WPI और CPI के बेसिस पर ऐसे ही होती है, ठीक ना। आपको ये भी बता दो कि इस पूरे बास्केट में सबके अलग अलग वेटेजेस थे ना, सबके जो अलग अलग वेटेज थे, सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो किसका था? फूड एंड बेवरेजेस का, लगभग 44-45% के आसपास जो है वो अकेले इसी का वेटेज था, ठीक ना। CPI रूरल हो, CPI अर्बन हो, सब में क्या होता है? ऐसे ही मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है ना? अब हम एक छोटे से अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इसी में, वो कि क्या है? जो कि क्या है? वो है कोर इन्फ्लेशन, कोर मुद्रास्फीति। कोर मुद्रास्फीति क्या है? कोर मुद्रास्फीति अभी जरा देख के सोच के बताइए। अभी हमने क्या बोला कि भारत में जो मुद्रास्फीति की हम गणना करते हैं CPIC के बेसिस पर, इसमें 6 कंपोनेंट हैं, इसमें 6 कंपोनेंट है ना, ठीक। इसमें 6 कंपोनेंट है। पहला क्या है? फूड एंड बेवरेजेस,
दूसरा क्या है? दूसरा है पान, टोबैको, सुपारी। तीसरा क्या है? तीसरा है फ्यूल। चौथा क्या है? चौथा है इसी में हाउस। पांचवा क्या है? क्लोथिंग। और छठा है मिसलेनियस। यही है ना, ये याद होने चाहिए। और ऐसे ही डायग्राम बना बना के एग्जाम में लिखना होता है मीन्स के आंसर में। समझ में आ रहा? पहली क्लास याद कीजिए, बताया था ना कि नॉलेज होना दूसरी बात है, लेकिन उसको सजा के प्रेजेंट कर पाना ताकि एग्जामिनर देखे और उसको देखे के नंबर देने की इच्छा हो, वो एक डिफरेंट बात है। ठीक ना? तो सजावट भी आवश्यक है। तो ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पहले से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है? तो अभी हमने क्या देखा? सीपीआई कंबाइंड में ये 6 आधार हैं जिन पर गणना होती है। इसमें से ये जो फूड है और ये जो फ्यूल है, इन दोनों को हाईली वोलेटाइल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके प्राइस में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है, वोलेटाइल होता है। ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। फूड प्राइसेस बहुत तेजी से चढ़ते गिरते हैं, ऐसे ही फ्यूल प्राइसेस भी बहुत तेजी से चढ़ते गिरते हैं। रीजन क्या है कि फूड प्राइसेस, आपको पता है ना, फूड प्राइसेस भारत में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। उसके पीछे रीजन कई सारे होते हैं। एक रीजन तो इसके पीछे यही होता है क्या कि मौसमी परिघटनाएं, किसी कारण से क्या हुआ कि फसल चौपट हो गई, बाढ़ आ गया, या मान के चलिए कोई आपदा आ गई जिसके कारण क्या हो गया, फसल चौपट हो गई, तो अचानक से क्या हो जाएगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। फ्यूल के कंटेक्स्ट में क्या है, भारत जो है वो ईंधनों में आत्मनिर्भर नहीं है। तो यदि इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी कारण से किसी दो देश में युद्ध छिड़ गया, या अमेरिका ने किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, कुछ भी हुआ जिसके कारण क्या होता है कि अचानक से जो है वो फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों हाईली वोलेटाइल है। ठीक ना? तो हाईली वोलेटाइल होने के कारण क्या है कि ये मुद्रास्फीति में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव करते हैं। ठीक ना? तो कुछ इकोनॉमिस्ट्स का ये मानना था, कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मानना था क्या कि हम पूरा जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें से इस हाईली वोलेटाइल चीजों को जो है वो बाहर कर दें। क्यों? क्योंकि ये महंगाई को बढ़ाते हैं सप्लाई साइड फैक्टर्स के कारण, कि फूड प्रोडक्ट्स की सप्लाई मार्केट में कम हो गई। क्यों? क्योंकि फसल खराब हो गई, तो अचानक से महंगाई बढ़ गई। ऐसे ही ईंधन की सप्लाई मार्केट में किसी कारण से प्रभावित हो गई। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोई दिक्कत आ गई थी। तो सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स के कारण ये महंगाई को बढ़ाते हैं। और भारत में महंगाई या किसी भी देश में जनरली महंगाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो होती है वो सेंट्रल बैंक की होती है, केंद्रीय बैंक की होती है, जो कि भारत में आरबीआई है। तो आरबीआई जो है वो सप्लाई साइड को मैनेज नहीं कर सकता है। बात समझ में आया? आरबीआई जो है वो सप्लाई साइड को मैनेज नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बात ये उठी कि क्यों ना हम इस पूरे हेडलाइन इन्फ्लेशन में से, सीपीआई कंबाइंड को ही हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से इन हाई वोलेटाइल आइटम्स को घटा दें, इन हाई वोलेटाइल आइटम्स को घटा दें, और तब जो हम मुद्रास्फीति निकालते हैं ना, उसी को कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। बात समझ में आया यहाँ? इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। यानी कि जब हेडलाइन इन्फ्लेशन में से कोर इन्फ्लेशन यदि एक लाइन में पूछा जाए तो क्या होगा कोर इन्फ्लेशन? जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से या मुद्रास्फीति की गणना के मुख्य प्रमुख जो है वो बेंचमार्क में से जब हम हाई वोलेटाइल, बहुत तेजी से उतार चढ़ाव वाले उत्पादों को हटा देते हैं, तो जो हमें मिलता है वो क्या है? वो है कोर मुद्रास्फीति। बात समझ में आ गई? कोर मुद्रास्फीति किसको कहते हैं? ठीक ना? कोर मुद्रास्फीति एक बेंचमार्क माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो बाकी चीजें हैं ना, वो डिमांड साइड्स के माध्यम से, डिमांड पर नियंत्रण करने के माध्यम से कंट्रोल हो सकती है। तो बस एक गणना का आधार है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछते कोर इन्फ्लेशन क्या है, तो आप हमसे हम आंसर कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई कोर इन्फ्लेशन? अब जरा कोर इन्फ्लेशन से थोड़ा सा आगे बढ़िए। कोर इन्फ्लेशन, द ईयर वाज 2021-22, यानी कि इस साल नहीं, पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे क्या था? इस साल का इकोनॉमिक सर्वे था 2022-23। इस वाले इकोनॉमिक सर्वे में नहीं, इससे पिछले वाले इकोनॉमिक सर्वे में, जो कि कब प्रस्तुत हुआ था? ये प्रस्तुत होगा 31 जनवरी 2022 को। इस बार वाला तो 31 जनवरी 2023 को हुआ था ना। आपको बता चुका हूं मैं कि भारत में बजट जो है वो हर साल कब प्रस्तुत होता है? 1 फरवरी को, जो कि अगले साल का होता है। और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो होता है पिछले साल का। और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो हमेशा 31 जनवरी को ही प्रस्तुत होता है। तो पिछले वाले, मतलब इस साल वाला नहीं, पिछले साल की बात कर रहा हूं। इस बार वाले इकोनॉमिक सर्वे में क्या बात आई? बात आई क्या? रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन की।
रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन की बात है। क्या है रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन? बोला क्या गया, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला कि सीपीआई की गणना जो करते हो ना, तो उसमें ये 6 बेंचमार्क यूज करते हो। तो इसमें से हाईली वोलेटाइल आइटम्स इन दोनों को मानते हो, इन दो को माना जाता है हाईली वोलेटाइल आइटम्स। किसको किसको? फूड बेवरेजेस को और फ्यूल पार को, इनको हाईली वोलेटाइल माना जाता है, ठीक ना। लेकिन इसमें ये जो मिसलेनियस वाला है ना, मिसलेनियस वाला है, फ्यूल पार जो था, इसमें मैंने आपको बताया था फ्यूल पार में क्या ऐड किया जाता है, एलपीजी सिलेंडर्स या जो है ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी का जो हम खर्च करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी पर जो खर्च करते हैं, इसको ऐड किया जाता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ईंधन हम केवल एलपीजी के रूप में ही यूज करते हैं? नहीं ना, हम जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसमें भी तो हम फ्यूल यूज करते हैं ना। अरे जो ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज करते हैं वो किसमें आता है? वो आता है मिसलेनियस में। बात समझ में आ रहा? वो आता है मिसलेनियस में। तो इकोनॉमिक सर्वे का क्या कहना था, इस आर्थिक सर्वेक्षण का क्या कहना था? आर्थिक सर्वेक्षण का कहना था कि सीपीआई कंबाइंड में से केवल ये दो कैटेगरी घटा देने से, फूड एंड फ्यूल, ये दो कैटेगरी घटा देने से कोर इन्फ्लेशन नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्यूल जो कि हाईली वोलेटाइल आइटम है ना, वो तो मिसलेनियस वाले में भी है। क्यों? क्योंकि संचार मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन को तो मिसलेनियस में मान रहे हो और उसमें तुम फ्यूल भरवाते ही हो। बात समझ में आ रहा? अरे अपनी गाड़ी कहीं भी है तब भी मान के चलिए, महंगाई बढ़ी किस रूप में? पेट्रोल की, डीजल की महंगाई बढ़ गई, इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। तो आपको नहीं लगता है क्या कि बसें भी जो है वो भी तो अपना किराया बढ़ा देंगी, टेम्पो वाला जो होता है वो भी तो अपना किराया बढ़ा देता है, तो महंगाई तो ऐसे भी बढ़ रही है ना। तो आर्थिक सर्वेक्षण का, इकोनॉमिक सर्वे का क्या कहना था कि हाईली वोलेटाइल आइटम केवल यही नहीं है, ये कहां है? मिसलेनियस में भी है, ठीक ना। वो जो मिसलेनियस वाला छठा वाला जो कॉलम था वो उसमें भी है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा कि जब हम इस मिसलेनियस वाले सेक्शन में से भी क्या करेंगे, फ्यूल के प्राइस को या फ्यूल में उतार चढ़ाव के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, और तब जब हमें जो कोर इन्फ्लेशन मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा रिफाइंड। यानी कि कोर इन्फ्लेशन को भी और ज्यादा यदि हमने रिफाइन किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। अब बात समझ में आई, रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? ठीक, तो ये पिछले साल की ही इकोनॉमिक सर्वे में ये कॉन्सेप्ट आया है और पूछा नहीं गया पिछले साल, तो इस बार के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां समझ में आया? तो ये वाला टॉपिक जो है वो इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा एक बार जो है इसको इकोनॉमिक सर्वे में देखिए कहां है ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे है, ये पिछले साल का है, 2021-22 का है, ठीक ना। ये पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे है, ये वाला इकोनॉमिक सर्वे इस साल का है, देख ये है 2022-23 का, ये इस साल का है, और ये वाला इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का है, ठीक, 21-22। इसमें देखिए चैप्टर मिलेगा आपको प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, मिला प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। चैप्टर 5 प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, इसी में देखिए बढ़ते हैं, जरा बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्टिंग में दिखा रहा है ग्लोबल इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, इसको छोड़ के ग्लोबल नहीं हमें देखना, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन अलग अलग देशों में ये भी नहीं हमें देखना। ये देखिए यहाँ दिख रहा ना WPI को WPI के ही रूप में लिख रखा है, देखिए आंकड़े दिखा रहा है भारत में कैसे है। ये देखिए CPIC हेडलाइन इन्फ्लेशन दिख रहा है ना, CPI कंबाइंड दिख रहा है, उसके नीचे दिख रहा है CPI-IW, CPI-AL और CPI-RL दिख रहा है, ठीक। CPI की वैल्यू को समाप्त कर दिया गया था, बताया ना। अब देखिए CPI का बेस ईयर दे रखा है, CPI का बेस 2012, वो भी नहीं हमें देखना है, हमें देखना है यहाँ से ये आ गया, यहाँ से देखिए
ये देखिए ये डिफरेंस दिखा रहा है सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन के बीच में दिखा रहा है। देख रहे हैं ना, दोनों में अंतर दिख रहा है। ये जो डीप ब्लू लाइन है ये हेडलाइन इन्फ्लेशन को दिखाता है और ये जो लाइट ब्लू लाइन है ये कोर इन्फ्लेशन को दिखाता है। कोर इन्फ्लेशन के लिए क्या करते थे, यहाँ देखिए दे रखा है, कन्वेंशनली कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट फ्रॉम ओवरऑल इन्फ्लेशन। बात समझ में आया क्या है हिंदी में, क्या कि कोर इन्फ्लेशन की गणना कैसे होती थी, फूड एंड बेवरेज और फ्यूल एंड लाइट इसको घटाने से, ओवरऑल इन्फ्लेशन में से। व्हाई सीपीआईसी मेजर फ्यूल आइटम्स एज पेट्रोल फॉर व्हीकल एंड डीजल फॉर व्हीकल व्हिच हैव रिलेटिवली लार्ज वेट आर नॉट इंक्लूडेड इन फ्यूल एंड लाइट। जो पेट्रोल और डीजल हम खरीदते हैं ना, ये फ्यूल और लाइट वाले सेक्शन में नहीं है, ये कहां है, these items are included in transport and communication, a subgroup under miscellaneous group। ये मिसलेनियस में है, तो इसीलिए कन्वेंशनल वे से हमें नहीं इंपैक्ट खत्म होता है, तो इसीलिए हमने क्या निकाला है, रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन वाज कंस्ट्रक्टेड टू एड्रेस दिस एनोमली। इस समस्या को दूर करने के लिए रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन की संकल्पना लाई गई है और रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन में क्या किया जाता है कि डीजल और ये जो है ना फ्यूल वगैरह जो व्हीकल में होते हैं उसको भी हटा दिया जाता है फूड एंड बेवरेज और फ्यूल एंड लाइट के साथ। इसी कारण देख रहे हैं दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दिख रहा ना, रिटेल कोर इन्फ्लेशन और रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन दोनों में अंतर दिख रहा है ना, ठीक। तो ये है भारत में सीपीआई की गणना, मतलब क्या बोलते हैं रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन, पिछले साल के बजट में था तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। मोटा मोटी इकोनॉमिक सर्वे में सब कुछ नहीं पढ़ने का होता है, कुछ चीजें जो है ना वो सरसरी निगाहों से देख लीजिए, उसी से अंदाजा लग जाएगा। जैसे फ्यूल एंड लाइट इसके प्राइस में चेंज दिखा रहा है, देख रहे हैं सीजनैलिटी एंड इरेगुलरिटी इन टोमेटो एंड ओनियन प्राइस, ठीक। तो सब चीज काम की नहीं होती है, हाँ मोटा मोटी आप देख लीजिएगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये क्लियर है। इसी के साथ साथ एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए इन्फोग्राफिक्स इकोनॉमिक सर्वे, इस साल की इकोनॉमिक सर्वे क्या दिखा रहा है, भारत में इन्फ्लेशन महंगाई कौन से दो आंकड़े इसमें यूज किए हैं, WPI और दूसरा आंकड़ा इसमें क्या यूज किया है, CPI कंबाइंड, यानी कि केवल इन्हीं दोनों के आंकड़े यूज किए गए हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही। और इन दोनों में आपको एक बहुत बड़ा क्या है वो दिखेगा, एक बहुत बड़ी एनोमली दिखेगी आपको, क्या दिखेगी कि CPI कंबाइंड जो है ना वो लगभग 6% के ही आसपास रहा है। देखा ये जो ब्लू वाली लाइन है ये लगभग एक समान रही है, मतलब एक फ्लैट जैसी रही है, लगभग एक ही रेंज में है। लेकिन WPI में देख लीजिए कभी 1.3% फिर अचानक से सीधे बिंदी जो है ना वो बाद में चला गया, मतलब 1.3% से सीधे 13% पहुंच गया, यानी कि WPI में उतार चढ़ाव बहुत तेजी से दिख रहा है, लेकिन CPI कंबाइंड में जो है वो उतार चढ़ाव इतनी तेजी से नहीं दिख रहा है, या फिर उसको जो है वो एक ही पर्टिकुलर रेंज में रखने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि WPI में तो इतना उतार चढ़ाव दिख रहा है और CPI कंबाइंड जो है वो लगभग फ्लैट है। ये देखा ना 30 साल की इकोनॉमिक सर्वे का है डेटा, ठीक। इसके पीछे जरा रीजन को समझिएगा, इसके पीछे जरा रीजन को समझिएगा, क्या है इसके पीछे रीजन। इसके पीछे रीजंस क्या है कि WPI वर्सेस CPIC दोनों में उतार चढ़ाव क्यों अलग अलग दिख रहा है, इसके पीछे कई सारे रीजन है। सबसे पहला तो रीजन है बेस इफेक्ट का, बेस इफेक्ट का बहुत गौर से समझिएगा बेस इफेक्ट क्या है। जब GDP पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने इस चीज को बड़े एग्जांपल, बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाया था कि आपके पास जो है वो 10 रुपया था, मेरे पास 10 रुपया था, आपके पास 100 रुपया था, ठीक ना। मेरा जो है वो 10 रुपया बढ़कर 10 रुपया और हो गया, यानी कि मेरी इनकम जो है वो कितनी हो गई 20 रुपया। आपकी इनकम 100 से बढ़कर 50 रुपया अधिक बढ़ी और आपकी इनकम हो गई 150 रुपया, लेकिन फिर भी परसेंटेज वाइज किसमें जंप ज्यादा दिखेगा, मेरे में। क्यों, क्योंकि 10 से बढ़कर जब मेरा 20 हुआ ना तो मेरे इनकम में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, 100% का। लेकिन आपका 100 से बढ़कर 50 ही हुआ है, तो आपकी सैलरी में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, मात्र 50% का। क्यों, ये दोनों अंतर क्यों दिखा। अगर नंबर वाइज देखें तो मेरी तो सैलरी 10 रुपए बढ़ी, आपकी 50 रुपए बढ़ी, लेकिन जब हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो आपका ज्यादा, आपका कम क्यों दिख रहा है, मेरा ज्यादा क्यों दिख रहा है। इसके पीछे कारण है बेस इफेक्ट। क्यों, क्योंकि आपका बेस ही बड़ा था और मेरा बेस जो था वो छोटा था,
मेरा बेस जो था वो 10 रुपए का था, आपका बेस जो है वो 100 रुपए का था। तो बेस इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है कि मेरी सैलरी बढ़ती ज्यादा दिख रही है, आपकी सैलरी बढ़ती कम दिख रही है, ठीक ना। सेम थिंग अप्लाइज हियर एज वेल, बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट अभी देखा ना, जैसे मान के चलिए क्या है कि पिछली बार मतलब दोनों जो है वो मान के चलिए 100 से स्टार्ट हुआ। एक सेकंड के लिए हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि WPI भी 100 से स्टार्ट हुआ और CPI भी जो है ना वो 100 से स्टार्ट हुआ। पहली बात तो मान के चलिए अगले साल क्या हुआ, WPI घटकर हो गया 95 और CPI जो है वो बढ़कर हो गया 105। अब एक बात बताइए, अगले साल ये बढ़कर ये हुआ 108 और ये बढ़कर हो गया 110। अब परसेंटेज का अंदाज लगा के बताइए। चूंकि यहाँ पर बेस कम था, क्यों, चूंकि ये घट गया था या फिर बेस कम था, तो इसीलिए जब 95 से 108 हुआ है तो यहाँ पर जंप दिखेगा लगभग 11-12% का। लेकिन यहाँ पर बढ़ रहा है, देखिए ज्यादा है, महंगाई तो ज्यादा यहाँ हो गई है ना, लेकिन जंप तो यहाँ पर कितना दिखेगा, मात्र 1 या 1.5% या 2% का। बात समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं बेस इफेक्ट। तो पहला तो रीजन क्या है, बेस इफेक्ट। देखा ना आपने चित्र में अभी कि क्या था, पिछले साल ये घटकर कितना हुआ था 1.3, यानी कि इसका बेस कम हो गया। तो अगले साल ये थोड़ा सा भी बढ़ा तो परसेंटेज वाइज जंप बहुत ज्यादा दिखा। तो पहला तो रीजन क्या है WPI और CPI में अंतर के पीछे, कि बेस इफेक्ट पहला रीजन है, ठीक ना। बेस इफेक्ट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, समझ में आया ना। जब GDP पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था ना कि कंट्रोवर्सी क्या होती है GDP से रिलेटेड, तो उसमें एक बड़ा रीजन होता है बेस इफेक्ट भी। क्योंकि कोविड में GDP गिर गई तो इसीलिए अगर थोड़ी सी भी बढ़ रही है तो बहुत बढ़ती दिख रही है परसेंटेज में, ठीक ना। तो बेस इफेक्ट पहला तो रीजन है। दूसरा रीजन आपको पता होगा कि WPI और CPIC, इन दोनों में जिन चीजों पर गणना होती है वो डिफरेंट है। WPI में केवल गुड्स होता है, और वो भी कितने गुड्स हैं, 697 गुड्स। CPI में जो है वो गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, उससे ज्यादा ब्रॉडर है। तो चूंकि दोनों में इनहेरेंट जिनके बेसिस पर इसकी गणना हो रही है वो डिफरेंट है, तो सिंपल सी बात है दोनों में अंतर तो आएगा ही ना। अरे दोनों का जो बेस है, बेस जिसके बेसिस पर जो है गणना होती है वही डिफरेंट है, तो सिंपल सी बात है दोनों में अंतर तो आएगा ही। तीसरी बड़ी तीसरा बड़ा कारण इसके पीछे क्या है, आपको बता चुका हूं। RBI की जिम्मेदारी है कि CPIC को 4 ± 2 के रेंज में रखना। तो RBI भी प्रयास करती है इसको CPIC को कंट्रोल करने का। WPI के बारे में वो कंसर्न ही नहीं रहती है, क्यों, क्योंकि WPI को कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी है कि नहीं, ठीक ना। तो चूंकि CPIC जो है वो कंट्रोल में रहता है, तो इसीलिए क्या होता है, वो आपको दिख रहा होगा लगभग 6% के ही आसपास रहा है, ठीक ना। भारत में पिछले साल जो है वो महंगाई, पिछले कुछ सालों में जो है वो महंगाई ज्यादा रही है, ठीक। इसके पीछे इंटरनेशनल फैक्टर्स भी रहे हैं और कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स भी रहे हैं, लेकिन फिर भी RBI की जिम्मेदारी रहती है इसको कंट्रोल रखने की, इसीलिए आपको CPI जो है वो लगभग एक रेंज में दिखेगा। लेकिन WPI को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है नहीं, तो इसीलिए WPI में आपको उतार चढ़ाव ठीक ठाक देखने को मिलता है। ये रीजन भी समझ में आ गया क्या, कि दोनों में जो है वो उतार चढ़ाव क्यों है, दोनों में जो है वो अंतर क्यों है, फेरबदल क्यों है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक ना। आगे जरा बात को समझते हैं, अब जरा आगे बात को समझते हैं। कुछ और टर्म्स जो इसी से रिलेटेड है, उसमें एक टर्म आता है, इसका नाम क्या है, स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या है, स्क्यूफ्लेशन जरा समझिएगा, स्क्यूफ्लेशन क्या है। आपको मैंने जब पहले दिन इन्फ्लेशन का डेफिनेशन बताया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था क्या, कि इन्फ्लेशन की परिभाषा क्या है, कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में कमोडिटीज एवं सर्विसेज के प्राइस में, ज्यादातर चीजों के प्राइस में जो है वो सस्टेन और कंटिन्यूअस ग्रोथ हो, तो हम क्या कहेंगे, वो महंगाई है। मैंने बताया था ना, कुछ कमोडिटी के प्राइस में बढ़ोतरी को हम नहीं बोलेंगे, बात समझ में आए, या फिर एक दो कमोडिटी के प्राइस में बढ़ोतरी को हम महंगाई नहीं कहेंगे, ठीक ना। तो अगर हम कोई भी बास्केट लेते हैं, इसमें हमने बहुत सारे गुड्स रखे हैं, ठीक ना, बहुत सारे गुड्स रखे हैं या कमोडिटी सर्विसेज रखे हैं, इसमें से कुछ के प्राइस बढ़ रहे हैं, कुछ के प्राइस ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ के प्राइस बहुत कम तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ के प्राइस घट रहे हैं। ऐसे ही होता है ना उतार चढ़ाव, खींचतान। अरे पूरे बास्केट मान के चलिए WPI को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो WPI के ही कैलकुलेशन में क्या होता है, 697 कमोडिटीज हैं,
तो इस 697 कमोडिटीज में सबका प्राइस एक ही दर से बढ़े ऐसा तो जरूरी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनका प्राइस बहुत बढ़ गया, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनका प्राइस ठीक ठाक बढ़ रहा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है, कुछ ऐसी भी है जिनका प्राइस घटा है, ठीक ना। तो यानी कि इस पूरे बास्केट में सबका प्राइस एक जैसे नहीं बढ़ता है, ठीक। लेकिन एक ग्रुप ऑफ कमोडिटी जिसका प्राइस ज्यादा बढ़ गया है इस पूरे बास्केट में से, तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, स्क्यूफ्लेशन। भारत की इकोनॉमिक सर्वे में ही ये टर्म आया था सबसे पहले 2009-10 में। 2009-10 में भारत में क्या देखा गया, उस टाइम WPI की बेसिस पर गणना होती थी, बता चुका हूं, ठीक ना। क्या देखा गया कि भारत में WPI जो है वो लगभग फ्लैट ही रहा था, एक ही रेंज में रहा, लेकिन फूड इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ गया। फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाने पीने की चीजों की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, यानी कि इस पूरे बास्केट में से एक छोटा सा ग्रुप उसकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन ओवरऑल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। तो इसी को अलग से नाम दे दिया गया क्या, कि पूरा इन्फ्लेशन नहीं है, स्क्यूफ्लेशन। छोटे से में जो है वो तेजी से मतलब क्या बोलते हैं, वृद्धि हुई है, इसी को क्या नाम दिया गया, स्क्यूफ्लेशन। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि स्क्यूफ्लेशन क्या है, तो पता होना चाहिए आपको स्क्यूफ्लेशन का सिंपल सा ही मतलब होता है। यहां तक ये बात भी समझ में आ गई कि स्क्यूफ्लेशन क्या है, ठीक। उसके बाद जो है वो इतना यूज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 2008-9 में इसकी चर्चा हुई थी। यहां तक क्लियर है स्क्यूफ्लेशन। अगला टर्म इसी से रिलेटेड है, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। वो क्या है, वो है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जीडीपी डिफ्लेटर नाम से आपको क्या लग रहा है, जीडीपी। पीटी में सीधे क्वेश्चन क्या देगा, जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट। जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ऑप्शन बी भारत में से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, भारत में आयात निर्यात की गणना। ऑप्शन सी भारत में बैंकों में, या फिर मान के चलिए भारत में उत्पादन की गणना में, भारत में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसकी गणना। ऑप्शन डी इन्फ्लेशन। आप लोग दिमाग लगाइएगा कि जीडीपी तो सर ने नेशनल इनकम वाले चैप्टर में पढ़ाया था, और यहाँ है टर्म जीडीपी डिफ्लेटर, तो हो ना हो कहीं ना कहीं उसी से संबंधित होगा, ठीक। आपने जो है वो अपने मन में आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे क्या कि तो कितना आसान क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, बिना मतलब का हम लोग परेशान करते हैं। और हमने क्या किया, ऑप्शन ए मार्क किया या फिर ऑप्शन सी मार्क किया, और आप खुश हुए क्या कि 2 नंबर मैंने पाया, और यूपीएससी खुश हुआ क्या कि इस बच्चे ने 0.66 नंबर गवाया। क्यों, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट क्या करता है, महंगाई को कैलकुलेट करता है, न कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा सावधान रहना है, ठीक ना। आपको जो लग रहा है कि मैंने 2 नंबर का कमाया, वो ऐसा हो सकता है क्या कि वो नेगेटिव हो जाए। आपको पता है ना नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो 0.66 मार्क्स आपके कट जाते हैं सही आंसर में से, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग महंगाई की गणना के लिए किया जाता है। जरा बात को समझिए, जीडीपी डिफ्लेटर का क्या फॉर्मूला होता है। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है जीडीपी नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी याद आ रहा है, जीडीपी एट मार्केट वैल्यू को क्या कहते थे, नॉमिनल जीडीपी। यानी कि नॉमिनल जीडीपी में क्या होता था कि मार्केट प्राइस को हम कंसीडर करते थे, और आपको बताया था कि मार्केट प्राइस में तो महंगाई भी इंक्लूडेड है ना। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, खाली महंगाई में बढ़ोतरी के कारण क्या हो गया है, गुड्स और कमोडिटी का मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ गया है। दूसरी तरफ आपको बताया था रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का क्या मतलब था कि हम एक बेस को यूज करते थे, बेस ईयर, याद आ रहा है 2011-12। रियल जीडीपी, जीडीपी एट बेस प्राइस या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, याद आ रहा है। इसमें हम क्या करते थे कि उस कमोडिटी के प्राइस को 2011-12 के प्राइस के हिसाब से फिक्स कर देते थे, यानी कि 2011-12 में जो उस कमोडिटी का प्राइस था हम उसी प्राइस को लेके चलते थे, ठीक है। तो ये तभी बढ़ता था जब प्रोडक्शन में वृद्धि होती थी। तो नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि महंगाई के कारण क्या बढ़ोतरी दिख रही है। बात समझ में आएगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज अ बेंचमार्क
क्या इज एन इंडेक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, अब ये आपने पीपीआई पढ़ा दिया, अभी आपने डब्ल्यूपीआई पढ़ा दिया, अभी आपने सीपीआई पढ़ा दिया, तो जब इतना सब चीज पढ़ा दिया तो फिर जीडीपी डिफ्लेटर की जरूरत क्यों पड़ी? आ रहा होगा ना दिमाग में क्वेश्चन। अब जरा बात को समझिए, हमने डब्ल्यूपीआई देखा, डब्ल्यूपीआई जो है वो कितने के बेसिस पर जो है वो प्राइस में उतार चढ़ाव को देख रहा था? केवल 697 गुड्स, केवल 697 गुड्स। हमने सीपीआई नहीं देखा, सीपीआई कंबाइंड थी, सीपीआई कंबाइंड थी, इसमें भी क्या था, अलग अलग बस 6 कैटेगरीज थे, अलग अलग 6 कैटेगरीज हैं। बात समझ में आ रहा? सब चीजें इसमें थोड़ी इंक्लूड हो गई है, सारी चीजें अर्थव्यवस्था में जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड कहां हो पाई? तो जीडीपी डिफ्लेटर जब हम जीडीपी के बेसिस पर निकालते हैं, तो जीडीपी क्या है? एक साल में एक देश की सीमा के अंतर्गत उत्पन्न हुए सभी वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य, सबको हम ऐड करते हैं। अब एक बात बताइए, सीपीआई कंबाइंड में जरूरी थोड़ी है क्या कि हर तरह की सर्विसेज ऐड हो? बात समझ में आ रहा? ठीक, बहुत लिमिटेड है दायरा, लेकिन जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो उसमें सब चीज आ जाता है। तो इस कारण से जब हम जीडीपी डिफ्लेटर के बेसिस पर जब हम महंगाई की गणना करते हैं तो ये ज्यादा होलिस्टिक डेटा होता है, मतलब इसमें जो डेटा हमें प्राप्त होता है ना वो बहुत ज्यादा व्यापक होता है, बहुत ज्यादा होलिस्टिक होता है। इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर के माध्यम से हमें पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई वास्तव में कितनी है वो पता चल जाता है। ठीक है, इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? कंफ्यूज नहीं होगा, फंसाने के लिए वही बोल देगा क्या कि इसकी गणना इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है जीडीपी की गणना के लिए, नेशनल इनकम की गणना के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग किस लिए होता है? मुद्रास्फीति, महंगाई की गणना के लिए। अब क्लियर हुआ? वेरी सिंपल सी बात है, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडेड है और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन है ही नहीं। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इन्फ्लेशन का वास्तव डेटा तो मिल जाएगा ना, हमें वास्तव में पता चल जाएगा क्या कि पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई कितनी है। ये भी क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है ना? ठीक, तो ये भी क्लियर है। तो इसी के साथ जो है वो क्या होता है, हमारा इन्फ्लेशन नहीं एक स्तर बचा हुआ है, एक टॉपिक इसमें बच गया। इन्फ्लेशन में क्या कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, मुद्रास्फीति नियंत्रण, मुद्रास्फीति नियंत्रण, कैसे होगा मुद्रास्फीति का नियंत्रण? जरा बात को समझिए, भारत में मुद्रास्फीति के पीछे 3 कारण बताए थे मैंने। कौन-कौन से 3 कारण बताए थे? पहला था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और तीसरा था स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। 3 कारण बताए थे, याद है ना? पहला क्या था? डिमांड बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ रही थी, दूसरा हमने देखा था कॉस्ट, लागत बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ रही थी, और तीसरा हमने क्या देखा था? स्ट्रक्चरल, यानी कि संरचना में किसी तरह का परिवर्तन होने के कारण महंगाई बढ़ रही थी। हमने ये 3 कारण देखे थे। ठीक, महंगाई बढ़ने के हमने ये 3 कारण देखे थे। अब जरा बात को समझिएगा, 3 कारणों में से पहला जो डिमांड वाला है, इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसीज जारी करती है, मौद्रिक नीतियां, मॉनेटरी पॉलिसीज। आरबीआई क्या करती है? मौद्रिक नीतियां बनाती है और इन मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। अब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए वो क्या करती है? वो करेगी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगी। आरबीआई बैंकों के माध्यम से क्या करवाएगी कि इन मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण ही लोन मिलना महंगा हो जाता है। लोन मिलना महंगा हो जाता है तो जो मैं सोच रहा था फॉर्च्यूनर खरीदने का, वो अब मैं डिले कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे इंटरेस्ट रेट ज्यादा पड़ेगा, अब मुझे महंगाई ज्यादा पड़ेगी, मतलब कर्ज ब्याज जो है वो ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने के कारण क्या है? डिमांड मार्केट में इम्पैक्ट होती है। ठीक है, तो मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज के माध्यम से वो क्या करती है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। क्या कि मार्केट में कितनी ज्यादा मुद्रा आएगी। ठीक है, यदि महंगाई बहुत कम हो गई है
और महंगाई को बढ़ाना चाह रही है आरबीआई, तो वो क्या करेगी, वो इंटरेस्ट रेट घटा देगी। इंटरेस्ट रेट घटा देगी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा, ठीक ना। इसको अगले चैप्टर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना तो वो और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसको दे दी जाती है, वो दे दी जाती है आरबीआई को। यहां तक बात समझ में आई ना। लेकिन 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 क्वेश्चन यहां पर है क्या, कि क्या आरबीआई जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है? बात समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि क्या आरबीआई डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, अर्थव्यवस्था में आरबीआई तो केवल उसी मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकती है ना जो बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से हो। जो ब्लैक मनी के रूप में जो खर्च हो रहा है अर्थव्यवस्था में, उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी? उसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकती है। आपको पता है ना, ब्लैक मनी के रूप में जो अर्थव्यवस्था में पैसा खर्च हो रहा है, जो तरलता आ रही है, वो बैंकिंग सिस्टम के साथ, बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से हो रही है, वो तो बाहर से है ना। तो उस पर चूंकि आरबीआई का कुछ कंट्रोल ही नहीं है, तो इसीलिए आरबीआई जो है वो पूरी तरह से जो है वो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो केवल उसी मुद्रा को या उतने को ही कंट्रोल कर पाती है जो बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से हो। ब्लैक मनी की अर्थव्यवस्था पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि मान के चलिए आरबीआई ने क्या किया, महंगाई दरों, मतलब क्या बोलते हैं, ब्याज दरों को बढ़ा दिया। ब्याज दरों को आरबीआई ने क्यों बढ़ाया? क्योंकि आरबीआई चाह रही थी कि यदि ब्याज दर बढ़ेंगे, यदि ब्याज दर बढ़ेंगे तो लोन महंगा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रवाह जो है वो कम हो जाएगा, ठीक ना। आरबीआई ने क्या किया, पैसों का प्रवाह कम कर दिया। लेकिन उतने में ही क्या किया, सरकार ने 2 नई स्कीम चालू कर दी, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, या लोगों को जो है वो फ्री में सब्सिडी दी जा रही है, या लोगों को कैश दिया जा रहा है। अब एक बात बताइए, एक तरफ आरबीआई प्रयास कर रही थी अर्थव्यवस्था में से पैसा सोखने, ठीक ना। एक तरफ आरबीआई क्या प्रयास कर रही थी कि अर्थव्यवस्था में से पैसा कम करे, दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या कर रही है, अर्थव्यवस्था में पैसा डाल रही है। तब एक बात बताइए, आरबीआई का प्रभाव खत्म हो गया। हाँ, आरबीआई जितना सोख रही है उतना सरकार ढाल दे रही है। तो इसीलिए खाली आरबीआई अकेले डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी पर कार्रवाई करने के लिए सरकार की मदद की आवश्यकता है और सरकार की स्पेंडिंग्स को भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की केवल पार्शियल सेक्शन पर, आधे सेक्शन पर या सीमित सेक्शन पर ही आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, बाकी के लिए उसे सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ये बात समझ में आई? डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये क्लियर है ना। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरी तरफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इस पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता है। आरबीआई इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यदि मान के चलिए इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, ईंधनों का प्राइस बढ़ जा रहा है, फ्यूल का प्राइस बढ़ जा रहा है, तो इसमें आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए तो भारत सरकार को अपनी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज का सहारा लेना होगा, राजकोषीय नीतियां। जैसे कि क्या होगा, हमें डील करना होगा क्या, रूस से। ये ऐसा है 25% डिस्काउंट दे दोगे तो हम खरीद लेंगे। हम डॉलर का भी झंझट नहीं है, हम क्या करेंगे, रूपी रूबल ट्रेड कर लेंगे। हम अपने यहाँ बोस्ट्रो अकाउंट खुलवा लेते हैं, तुम क्या करना, बोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर देना, मतलब जो है वो हम पेमेंट तुमको कर देंगे रूबल, ठीक है। और हम डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे ना उस टाइम बताऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है, उस टाइम नहीं समझाऊंगा, अभी बस इतना समझ लीजिए। अब एक बात बताइए, सस्ते दरों पर फ्यूल प्राप्त करना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो सरकार कर सकती है ना, आरबीआई इसमें थोड़ी कर सकती है, ठीक ना। यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार जिम्मेदार होती है, ठीक ना। दूसरी तरफ एक बात बताइए, यदि लेबर कॉस्ट बढ़ गया, सरकार ने क्या किया, कानून बना दिया क्या कि दिहाड़ी मजदूरी जो है वो 500 रुपए से कम नहीं होगी। इसके कारण क्या हो गया, लेबर कॉस्ट बढ़ गया। अब लेबर कॉस्ट बढ़ जाने के कारण क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को भी नियंत्रित रखना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। तीसरा क्या था, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या था, क्या कि वही सप्लाई साइड या फिर मान के चलिए वो जो है परिवहन, इन सब में महंगाई बढ़ जाना, यही था ना स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना था,
स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार इनको आगे आना है। एक बात बताइए, पुल नहीं है या पुल जो है वो क्या है, बाढ़ में बह गया, जिसके कारण क्या हो रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रहा है, जिसके कारण पुल के उधर वाले क्षेत्र में महंगाई बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो कम हो गई है। एक बात बताइए, पुल बनाना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की ना। अच्छी सड़कें बनाना ताकि परिवहन तेज हो सके, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कहीं जमाखोरी हो रही है, कहीं कार्टेलाइजेशन हो रहा है, तो इन सब पर एक्शन लेना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक ना? तो आरबीआई अकेले जो है वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती है। आरबीआई को सरकार का साथ मिलना आवश्यक है। यहाँ तक बात समझ में आई? यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज के साथ साथ फिस्कल पॉलिसीज की भी आवश्यकता होती है। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तभी मुद्रास्फीति कंट्रोल में आएगी। यहाँ तक पूरी कहानी समझ में आई? कौन कैसे कंट्रोल करता है, इस पर भी जो है ना वो क्या हो सकते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट दे देगा क्या कि भारत में महंगाई को कंट्रोल आरबीआई केवल अकेले जो है वो आरबीआई कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट जो देख लीजिएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के पार्शियल सेक्शन को भी कंट्रोल कर सकती है। वैसे यदि क्वेश्चन आ जाए क्या कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना या मुद्रास्फीति को टारगेट में रखना ये किसकी जिम्मेदारी है, तो आरबीआई। लेकिन आरबीआई अकेले नहीं कर सकती है, उसको जो है वो सरकार से हेल्प भी चाहिए। तो आपस में डिस्कस करते रहते हैं ना, ऐसा थोड़ी है। जनरली क्या होता है कि ये 6% वाला बैरियर जब ब्रेक होता है ना, तो 2-3 महीने तक गवर्नमेंट वेट करती है। फिर क्या करती है, गवर्नमेंट पूछती है आरबीआई को बुलाकर कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। तो फिर क्या होता है, दोनों में विचार विमर्श होता है। तो आरबीआई बताएगी ना कि हमारे कारण से नहीं हो रहा है, हमने तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखा है, ये तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, बाहर से जो ईंधन महंगा हो गया है उसके कारण महंगाई बढ़ रही है, तो ये तो कंट्रोल कीजिएगा ना। तो ऐसे विचार विमर्श चलते रहता है। यहाँ तक बात समझ में आई इन्फ्लेशन में? यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक, तो ये था मुद्रास्फीति। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ मुद्रास्फीति। ठीक, मुद्रास्फीति के बाद अब हम जरा देखना चाह रहे हैं एक छोटा सा चीज जो जीडीपी और मुद्रास्फीति दोनों वाले टॉपिक, नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है। एक बार जरा छोटे से में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, ये है इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल, अर्थव्यवस्था का चक्र। इसी को बिजनेस साइकिल भी बोला जा सकता है, या फिर मतलब बिजनेस साइकिल बिजनेसेस में भी ऐसा देखने को मिलता है, तो इसलिए बिजनेस साइकिल से भी इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक ना, बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र। जरा बात को समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बिजनेस साइकिल, ठीक है, कई सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि चाहे कैसी भी अर्थव्यवस्था हो, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, क्या होता है इन अर्थव्यवस्थाओं में, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, कैसे भी, क्या होता है इनमें कुछ फेजेस आते हैं। फेज क्या क्या आते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, इकोनॉमिक बूम होता है। बूम यानी कि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक बूम। फिर क्या होता है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन आता है। ठीक है, स्लो डाउन आता है और अर्थव्यवस्था क्या होती है, नेगेटिव में चली जाती है। ठीक, फिर एक स्तर आता है जहां से क्या होता है, अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलता है। इसी चक्र को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल। ये चीज क्या होगा, आगे भी ऐसे ही होगा, फिर क्या होगा, ये उसके आगे भी ऐसे ही होगा। ठीक ना, चाहे कोई बिजनेस है या फिर चाहे कोई अर्थव्यवस्था है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बिजनेस हो, कोई अर्थव्यवस्था हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चार चक्र दोहराए ही जाएंगे। ठीक ना, एक बार क्या होगा, बूम होगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से वृद्धि होगी, इसी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक बूम। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो है वो स्लो डाउन आएगा, स्लो डाउन आएगा। ठीक है, स्लो डाउन आएगा, यानी कि वृद्धि की दर जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। फिर क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि क्या होगा, रिसेशन का दौर आएगा, रिसेशन, मंदी।
का दौर आएगा। यही जब लंबे समय तक हो जाता है, ये अगर बहुत नीचे चला जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन, महामंदी। और फिर कहीं जाके तो रुकेगा ना, जहां से रिकवरी स्टार्ट होगी, तो फिर इसको क्या कहते हैं, रिकवरी का फेज, रिकवरी का फेज। ठीक है। कई सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि चाहे विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था हो, हर अर्थव्यवस्था में ये चारों फेज आएंगे ही आएंगे। चाहे कोई भी बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, कितना भी मजबूत बिजनेस हो, हर बिजनेस में क्या होता है, एक बूम का फेज आता है, फिर क्या आता है, उसमें स्लो डाउन का फेज आता है, फिर उसमें रिसेशन का उसमें फिर क्या होता है, रिसेशन का फेज आता है, और फिर क्या आती है, उसमें रिकवरी आती है। ठीक है। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये पूरा चक्र जो है वो कितने दिन में होगा। कुछ बिजनेस के लिए ये 2 साल में ही हो सकता है, 2 साल में ही बूम हुआ फिर धराशायी हो गया। किसी के लिए ये 20 साल में भी हो सकता है, किसी अर्थव्यवस्था में 20 साल में ये फेज आएगा, किसी अर्थव्यवस्था में 100 साल में ये फेज पूरा आएगा, ये चक्र पूरा दोहराएगा, लेकिन दोहराया जाएगा ही जाएगा। बात समझ में आया? कई सारे अर्थशास्त्रियों का क्या कहना है कि ये चक्र दोहराया जाएगा ही जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा ये नहीं कोई कह सकता है, कितने दिन में होगा ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन होगा। जरा बात को समझिएगा, क्या है इकोनॉमिक बूम का फेज, क्या है बूम, इकोनॉमिक बूम का फेज। इकोनॉमिक बूम का फेज क्या है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि मान के चलिए मैं यहां से दौड़ रहा हूं, मैं बहुत तेजी से दौड़ रहा हूं, ठीक ना, तो क्या है, इसी रूप में अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, 10%, 11%, ठीक ना, ऐसे ऐसे जो है वो अर्थव्यवस्था में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस फेज को कहते हैं इकोनॉमिक बूम का फेज। इस फेज में क्या होता है, इस फेज में लोगों को खूब सारा रोजगार मिल रहा होता है, खूब नए तरह की फैक्ट्रियां लग रही होती हैं, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा होता है। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक बूम का फेज। ठीक ना, इकोनॉमिक बूम का फेज जैसे क्या है, पिछले साल मेरे पास 100 रुपया था, इस साल बढ़ के हुआ 110 रुपया, अगले साल मेरे पास बढ़ के हो गया 125, उसके बाद हो गया 150। ठीक है, बढ़ रहा है, बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है। यहाँ बढ़ा 10%, यहाँ बढ़ गया 12%, यहाँ बढ़ गया 20% के आसपास, बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ तो रहा है, बढ़ने का दर भी बढ़ रहा है, तो हम इसको कहते हैं बूम का फेज, बहुत तेजी से बढ़ा बूम। ठीक, दूसरी तरफ क्या है, इसके बाद आता है स्लो डाउन का फेज। स्लो डाउन यानी कि क्या है कि गाड़ी जो एकदम अभी हेलीकॉप्टर बनी हुई थी, ठीक ना, जो होते हैं ना गाड़ी जो है वो मोटरसाइकिल नहीं चलाते हैं, एरोप्लेन चलाते हैं, तो बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो रहा था, वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे अब स्लो हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि अचानक से रोके और रुके, धीरे धीरे रुकती है ना कोई चीज। तो ऐसे ही इसको कहते हैं स्लो डाउन का फेज, यानी कि वो जो 150 पर पहुंच गया था ना, अब क्या हुआ, बढ़ा लेकिन कम बढ़ा। यहाँ पर 20% बढ़ा था ना, 150 से 160 कितना परसेंट बढ़ा, लगभग 8-7% के आसपास, तो मोटामोटी बता रहा हूँ लगभग 7%। अगले साल भी बढ़ा लेकिन 165 ही पहुंचा, ये कितना हुआ, लगभग 1-1.5% के आसपास, 2% मान लो। अगले साल भी बढ़ा लेकिन कितना बढ़ा, मात्र 168। अब देखिए बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का दर कम होता जा रहा है। इसी फेज को क्या कहते हैं, स्लो डाउन का फेज, कि धीरे धीरे जो है वो रुक रहा है, धीरे धीरे स्लो हो रहा है। ठीक है, इस वाले कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे जो है वो क्या हो रहा है, कंपनियां बंद हो रही हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोगों को धीरे धीरे लोगों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन घट रहा है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने की दर कम हो रही है। मतलब पहले जिस रेट से नई फैक्ट्रियां बन रही थी ना, नई फैक्ट्रियां बन रही थी, अब उस रेट से नहीं, ठीक ना, अब उस रेट से नहीं बढ़ रही है। जरा समझिएगा इसको ठीक से, स्लो डाउन। स्लो डाउन में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है लेकिन बढ़ोतरी की रेट कम, बढ़ोतरी का दर कम हो रहा है। जैसे कि गाड़ी को मैंने स्लो किया तो ऐसा थोड़ी है क्या कि गाड़ी आगे, मेरी गाड़ी जो है वो आगे बढ़नी बंद हो गई, गाड़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन पहले जितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक ना, और हर अगले पल जो है वो और स्लो होती जा रही है। तो इसी फेज को कहते हैं स्लो डाउन। तो इसमें क्या होता है, नई फैक्ट्रियां लगने का दर कम हो रहा होता है, नए लोगों को रोजगार मिलने का दर कम हो रहा होता है। बात समझ में आया? यही फेज होता है इकोनॉमिक स्लो डाउन का। अब सिंपल सी बात है, ये 168, आगे क्या होगा, रिसेशन का फेज, रिसेशन यानी कि मंदी का फेज।
मंदी के फेज में क्या होता है, तो यहाँ से आगे लिखिए 168, इसके बाद क्या होगा, अगले साल भी 168 ही रहेगा, और इसके अगले साल से क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा, 167 हुआ, फिर 160 हुआ, फिर क्या हुआ 150 हुआ, अब देखिए वो घटता जा रहा है। समझ में आया? यानी कि क्या हुआ कि अब मेरी बाइक रुकी भी और वो बैक आ रही है। ठीक, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, लेकिन क्या है, बाइक जो है वो बैक आ रही है। तो इस वाले कंडीशन को क्या कहते हैं, रिसेशन। इस वाले चित्र से समझिए, यानी कि जीडीपी यहाँ बढ़ रही थी, यहाँ धीरे धीरे स्लो हुई और यहाँ नेगेटिव में चली गई। जब हम आप लोगों को जीडीपी पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने डेफिनेशन बताया था। टेक्निकल रिसेशन का डेफिनेशन क्या है कि जब 2 क्वार्टर तक कंटिन्यूअसली 2 क्वार्टर तक, एक साल को जो है वो 3-3 महीने के 4 क्वार्टर में बांटा जा सकता है। जब 2 क्वार्टर तक किसी देश की जीडीपी नकारात्मक रहे, नेगेटिव रहे, यानी कि पिछले क्वार्टर में जितना था उससे कम हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, 2 क्वार्टर तक जब हो जाए तो हम बोलेंगे कि द इकोनॉमी इज नाउ टेक्निकली अंडर रिसेशन, यानी कि उस देश की अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से अब जो है वो मंदी के चपेट में आ गई है। सिंपल सी बात है, जरा सोच के देखिए, जब प्रोडक्शन घट रहा है तो क्या होगा, जब प्रोडक्शन घट रहा है तो क्या होगा, फैक्ट्रीज बंद होने लग जाएंगी, लोगों का रोजगार छिनता चला जाएगा, ठीक ना, लोगों का रोजगार चला जाएगा। ठीक, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। यही जब रिसेशन बहुत लंबे समय तक रहे, 1 साल 2 साल, या फिर घटने का दर जो है वो बहुत तेजी से गिरने लग जाए, जैसे 150 के बाद सीधे 120 हो गया, फिर उसके बाद सीधे 90 हो गया, यानी कि गिरने की दर भी बहुत तेज हो, मतलब शार्प फॉल हो, और फिर क्या हो, बहुत लंबे समय तक हो, 1 साल 2 साल तक ऐसा हो गया, तो हम इसी को बोलने लग जाते हैं डिप्रेशन, महामंदी। ठीक ना, इकोनॉमिक डिप्रेशन। जैसा कि कब आया था, 1929 में। आप लोगों को पता था 1929 में जब कीन्स पढ़ा रहा था, याद आया, एडम स्मिथ की संकल्पना, कीन्स, याद आ रहा है? ठीक, तो 1929 में जो आई थी वो थी महामंदी, वो था डिप्रेशन, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो डिप्रेशन में चली गई थी। ठीक, लंबे समय तक था। देखना हो, एक मूवी देखिएगा कभी, का मतलब थोड़ा सा जो है वो डाउन फील करे, होता है ना, इस तैयारी के दौर में जो है कई बार हम डाउन फील करने लग जाते हैं, तो अगर कभी मौका मिले, कभी जब है आप अपने जीवन में जो है वो नकारात्मकता महसूस कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, नेगेटिविटी फील कर रहे हो, थोड़ा सा मोटिवेशन यदि आपको चाहिए, एक मूवी देखिएगा, द सिंड्रेला मैन। ठीक ना, द सिंड्रेला मैन, ठीक, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें 1929 के डिप्रेशन के फेज को दिखाया गया है कि 1929 में जब डिप्रेशन चल रहा था उस टाइम कैसी परिस्थितियां थी, और उसमें दिखाया गया है कि एक अमीर इंसान जो पहले बहुत अमीर हुआ करता था, वो इस महामंदी के कारण एकदम गरीब हो गया है, और फिर वो उस गरीबी से कैसे जूझ रहा है और फिर से अपने आप को कैसे स्थापित करता है। बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है, कभी अगर डाउन फील कर रहे हो तो देखिएगा, द सिंड्रेला मैन। ठीक है, तो ये होता है रिसेशन का फेज, या फिर जब लंबे समय तक हो जाए तो हम इसी को क्या कहते हैं, डिप्रेशन का फेज। डिप्रेशन का फेज, अभी डिप्रेशन वाले फेज में क्या होता है, उस देश की सरकार एक्टिव होती है, उस देश की केंद्रीय बैंक एक्टिव होती है, ये सब मिलकर एफर्ट करते हैं, सब मिलकर एफर्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ समय के बाद जब इन्वेस्टर के मन में फिर से विश्वास जगता है, जब कंज्यूमर के मन में फिर से विश्वास जगता है, बहुत सारी गतिविधियां की जाती हैं। बहुत सारी गतिविधियां क्या की जाती है, टैक्स रेट कम कर दिए जाते हैं, सरकार जो है वो अपने पॉकेट से खूब सारा खर्च करती है ताकि मार्केट में डिमांड फिर से क्रिएट हो। ठीक ना, ये सारे प्रयास करती है। आरबीआई, सेंट्रल बैंक वगैरह क्या करती है, सेंट्रल बैंक करती है इंटरेस्ट रेट को एकदम जीरो कर देती है कि लो लोन लो जितना लेना चाहते हो। इन सब के माध्यम से क्या किया जाता है, अर्थव्यवस्था को सहायता दिया जाता है, समर्थन दिया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था फिर से बढ़ने लगे। इसी वाले फेज को कहा जाता है रिकवरी, यानी कि इस वाले फेज में क्या हुआ है, अर्थव्यवस्था फिर से रिकवरी कर रही है, फिर से बढ़ रही है। ठीक ना, इसी फेज को क्या कहा जाता है, रिकवरी का फेज। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, वही अर्थव्यवस्था में फिर से रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में यानी कि फिर से डिमांड क्रिएट होना स्टार्ट होगा, मतलब धीरे धीरे अभी बैक जा रहे थे, अब वो बैक जाना कम हुआ है और फिर से जो है वो हम आगे बढ़ने के लिए धीरे धीरे एक्सेलरेट करना चाहते हैं। इसी वाले फेज को कहा जाता है रिकवरी का फेज। यहाँ तक बात समझ में? चाहे कोई बिजनेस को आपको बिजनेस वाले कंटेक्स्ट में देखिएगा, अलग अलग बिजनेस में क्या होता है, कभी कभी कोई बिजनेस बहुत तेजी से आगे चल रहा होता है, फिर क्या होता है उस बिजनेस में, उस व्यापार में क्या होता है, धीरे धीरे स्लो डाउन आता है, फिर क्या होता है वो बिजनेस नेगेटिव में जाने लग जाता है, नुकसान में जाने लग जाता है, फिर उसमें रिकवरी आती है। तो ये कंटेक्स्ट जो है वो अलग अलग बिजनेसेस में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो
आज की क्लास समझ में आई। आज हम लोगों ने इन्फ्लेशन को समाप्त कर दिया। अब हमने बिजनेस साइकिल देखा। बिजनेस साइकिल में कुछ और टर्म है जिनके बारे में कल हम बात करेंगे। डबल डिप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक ना, ग्रोथ रिसेशन क्या होता है, ये कुछ टर्म्स देखेंगे और इसके बाद फिर हम अगले नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आप जो है वो जाके रिवाइज कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब तक हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण चैप्टर समाप्त कर लिए हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा नेशनल इनकम और आज हमारा महंगाई इन्फ्लेशन भी समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं।